हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, वेलकम टू द सेकेंड क्लास ऑफ योर एग्जाम ओरिएंटेड बैच। एंड आज हम क्या करने वाले हैं सर, सबसे पहले हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था उसको हम लोग रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के पहले एक बार मेरे को फटाफट ये कंफर्म कर दो कि क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है, क्या आपको मैं दिख रहा हूं और आपको क्या मेरी आवाज एकदम सही से आ रही है। ये फटाफट कंफर्म कर दीजिए प्लीज, फटाफट। और कौन कौन आ रखा है चैट पे, हाय 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 मारो। और जो मॉनिटर्स है प्लीज टेलीग्राम में बता देना कि आज जो लेक्चर है वो सिर्फ ऐप पे हो रहा है, यूट्यूब पे नहीं हो रहा है अभी फिलहाल। तो आप ये प्लीज फटाफट अपने टेलीग्राम पे मॉनिटर्स जो है प्लीज बता दीजिए। ऑल राइट, ऑल क्लियर, ऑल परफेक्ट सर। शुरू करते हैं, ठीक है, वेरी गुड। मेरी बात सुनिए दोस्तों। सर आज हम लोग क्या करने वाले, सबसे पहले कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था लॉ को अब आप अपना वीकनेस बोलना छोड़ देंगे, लॉ अब आपकी स्ट्रेंथ बनने वाली है। इसका मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोगों को लॉ से अब बहुत ज्यादा प्यार होने वाला है। दूसरी चीज सर, ये जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है उसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बातें बताई थी। क्लास के लिए मैंने आपको बोला था आप लोगों ने एक स्क्रिबल नोट्स लेकर के आना है, जिसमें आप मेरे साथ साथ जो चीजें मैं लिख रहा हूं आप उसको अच्छे हैंडराइटिंग में, जितना आपसे हो सके उतने अच्छे हैंडराइटिंग में आप उसको स्क्रिबल करोगे मेरे साथ साथ। और साथ में आपको क्वेश्चन बैंक और समरी नोट जो है वो मैं मेरी तरफ से भिजवा दूंगा। अब दोस्तों उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं और मैंने शुरू किया था आपका कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ। कॉर्पोरेट लॉ जो होता है वो अलग है, अदर लॉ अलग है। कॉर्पोरेट लॉ में दो आता है, एक होता है कंपनीज एक्ट और दूसरा होता है आपका एलएलपी एक्ट। एक होता है कंपनीज एक्ट, दूसरा होता है एलएलपी एक्ट। अदर लॉ में आप अगर देखेंगे तो तीन ही लॉ बचे हैं आपके, एक तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दूसरा एक तो जनरल क्लॉज एक्ट, फेमा और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये तीन ही बचे हैं। पहले के जमाने में आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता था, वो उन्होंने पूरा का पूरा पोर्शन उठा करके फाउंडेशन में डाल दिया है, वैसा का वैसा। अब सर आगे बढ़ते हैं। देखो कंपनीज एक्ट के बारे में हमने शुरू किया था और सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कि लॉ और एक्ट में फर्क क्या होता है। लॉ जो होता है वो एक बहुत ब्रॉडर वर्ड होता है और एक्ट जो होता है वो उसका एक पार्ट होता है। तो अगर आप देख लो, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, सर्कुलर्स, केस लॉस, नोटिफिकेशंस, ये सारी चीजें मिला करके क्या बनता है, लॉ बनता है। सो लॉ इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म वर्सेस एक्ट इज अ वेरी नैरो टर्म। उसके बाद दोस्तों हमने शुरू किया, मैंने आपको बताया था कि लॉ बनता कैसे है। अगर कोई भी एक्ट को पिक्चर में लाना है, मान लो आपने डिसाइड किया कि कंपनीज एक्ट जो है वो पिक्चर में आना चाहिए, तो कैसे आएगा वो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ना बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वो कंसर्न डिपार्टमेंट को कॉल करके बोलेंगे कि राजा आप ना कंपनीज एक्ट बना दो। तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट कौन हो गया हमारे केस में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो एक कमिटी बैठाएंगे और वो कमिटी बैठा करके वो क्या बनवाएंगे, बिल, ड्राफ्ट। जो आपका ड्राफ्ट प्रोविजंस बनेगा उसको हम कहते हैं बिल। अब बिल को बना करके कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसकी लीगल सैंक्टिटी ना डिसाइड करो। बिल की कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं होती। अब आप उसको क्या कराओगे, पार्लियामेंट में अप्रूव। पार्लियामेंट मतलब क्या हो गया सर, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के अप्रूवल के बाद पहले आप लोकसभा का करवा सकते हो, बाद में राज्यसभा, बाद पहले राज्यसभा बाद में लोकसभा, जैसी आपकी इच्छा वैसा करवाने के बाद आप इसको लेके जाओगे प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए। और एक बार जब प्रेसिडेंट ने हाँ कह दिया तो वो एक्ट बन जाता है। पर सर एक्ट बन गया पर कमेंट्स नहीं हुआ है अभी तक, कमेंट्स नहीं हुआ है, शुरू नहीं हुआ है अभी तक। शुरू कब होगा, जब आप इस एक्ट को ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करोगे। कहां, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, कहां पब्लिश करोगे सर, आप इसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करोगे। ठीक है चलो सर, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा ऑडियो वीडियो सिंक में प्रॉब्लम आए, तो अगर ऐसा सिंक में प्रॉब्लम आएगा तो थोड़ा सा सह लेना। इसको सहने का तरीका बताता हूं, आप मेरे को देखने की जगह मेरी आवाज सुन के नीचे बुक में देख के पढ़ने लग जाना आगे चल के। अभी तो मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूं, मैं वो लौंडा हूं जो तेरे साथ पढ़ता हूं, ठीक है, अभी के लिए, अभी के लिए। लेकिन जब मैं आगे का कंटेंट पढ़ाना शुरू करूंगा, आप वैसे भी अपने नोट्स की तरफ देख के लिखोगे तो आपका सिंक इशू जो है वो खत्म हो जाएगा, अगर किसी को आ रहा है तो। ठीक है चलो सर, मेरी बात सुनो। मैंने कहा कि आपको प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है, प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद एक्ट बन जाता है, एक्ट को ऑफिशियल गैजेट में आपको पब्लिश करना पड़ता है। जैसे ही आपने पब्लिश कर दिया उस दिन से क्या हो जाता है, आपका एक्ट कमेंस हो जाता है। ये आपके प्रोविजंस थे सर। उसके बाद मैंने आपको कंपनीज एक्ट के बारे में बताया कि कंपनीज एक्ट जो है इसमें कितने सेक्शंस होते हैं, इसमें टोटल 29 सेक्शंस हैं, इसमें 29 चैप्टर्स हैं, 470 सेक्शंस हैं, और आप अगर इसमें देखोगे तो 7 शेड्यूल भी है। क्या हमको शेड्यूल पढ़ने हैं सर, बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। फिर मैंने आपको बताया प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल इज बेसिकली एन इंट्रोडक्शन टू द एक्ट। उसमें क्या लिखा रहता है कि भैया कंपनीज एक्ट के प्रियम्बल में लिखा है एन एक्ट टू कंसोलिडेट, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज रिलेटिंग टू द कंपनीज।
कंपनी से रिलेटेड लॉ को एंड कंसोलिडेट, कंपनी से रिलेटेड जितने भी लॉ है उनको इकट्ठा करना, कंसोलिडेट करना और उनको अमेंड करना, उसके लिए क्या बना है आपका, उसके लिए आपका कंपनीज एक्ट बना है। और आगे अगर आप देखोगे तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 1 से शुरू किया मैंने, जिसमें मैंने बोला सेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी, 4 चीजें। वहीं बैठे बैठे एक बार बोलो मेरे साथ, एक बार प्लीज बोलो, आपको ध्यान लगेगा क्लास में, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी एक बार बोलो जरा। पहली 4 चीजें हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी। प्लीज राजा बोलो ना, पहला शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी। शॉर्ट टाइटल क्या है सर? द कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंड क्या है? इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया भाई, होल डब्ल्यू है उसमें, ठीक है। तीसरा कमेंसमेंट, कब से शुरू होगा सर? जब से हम ऑफिशियल गैजेट में इसको पब्लिश करेंगे तब से ये कमेंस हो जाएगा। और नेक्स्ट उसके बाद एप्लीकेबल। सर ये किसको किसको एप्लीकेबल है? ध्यान रखना कि आपके जो कंपनीज एक्ट में, सुनना मेरी बात ध्यान से, आपके जो कंपनीज एक्ट में या प्रीवियस लॉ में जितने भी कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुए उनके लिए तो एप्लीकेबल है। ऑल द कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, उनके लिए तो एप्लीकेबल है। और दूसरा ये एप्लीकेबल है फॉर ऑल द 4 स्पेशल काइंड्स ऑफ कंपनीज है। ये आपको याद करने पड़ेंगे 4 स्पेशल काइंड ऑफ कंपनीज। मेरे साथ अब भी करो। पहला बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर स्पेशल एक्ट वाले कंपनीज। क्या क्या? बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर स्पेशल एक्ट वाले कंपनी। ये 4 कंपनीज को भी कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा। और किसको अप्लाई होगा सर? बॉडी कॉर्पोरेट को अप्लाई कर दे? नहीं, सिर्फ उन बॉडी कॉर्पोरेट को अप्लाई होगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। सर जैसे कि आप चाहो तो यहां पे एग्जांपल लिख लो, NHAI, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसका नाम स्पेसिफाई किया है वो है NHAI। सर NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आजकल आप देखते हो कि सरकार बोलती है हमने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया है, हमने ये बनाया है, वो बनाया है, इतने सारे हाईवे बनाए हैं, ये कौन बनाता है? ये बनाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब सर ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, क्या ये एक कंपनी है? नहीं भैया, इट इज नॉट अ कंपनी, इट इज नॉट अ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो क्या है ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है। लेकिन हमने बोला इसको भी कंपनीज एक्ट अप्लाई कर दो। हमने यानी किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला NHAI भी वो सारे कंप्लायंसेस करेगा जो कंपनी करती है, तो उसको भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये मतलब होता है सर एप्लीकेबिलिटी का। बोलो तुमको समझ आया क्या? डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ जी, चलो। उसके बाद सर हमने सेक्शन 2 शुरू किया। सेक्शन 2 में मैंने आपको समझाया डेफिनेशंस होता है। फिर मैंने आपको बताया राजा कि सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज किस तरीके से सीक्वेंस में लिखा जाता है। पर ये हमेशा गोल्डन रूल नहीं होता कि अगर सेक्शन के बाद एक नंबर आया तो वो सबसेक्शन ही होगा। इसका एक सबसे बड़ा एक्सेप्शन था सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 के अंदर जो पॉइंट्स हैं उसको आप सबसेक्शन नहीं, उसको आप क्लॉज कहते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे एक लाइन लिखा हुआ है, इन दिस एक्ट सब्जेक्ट टू एज मे बी अदरवाइज प्रोवाइडेड। हमने एक कॉमन लाइन डाला और उसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स डाले, तो उस केस में क्या होता है? अगर आपने एक कॉमन लाइन डाला और फिर बहुत सारे पॉइंट्स डालते हो तो उसको हम क्लॉजेस कहते हैं। तो अगर किसी ने 2 और ब्रैकेट में क्या लिखा, अगर किसी ने 2 और ब्रैकेट में 20 लिखा तो उसको हम 2 सेक्शन 20 नहीं कहेंगे, 2 क्लॉज 20 कहेंगे। अब सर उसके बाद हमने डेफिनेशन शुरू किया। पहले हमने कंपनीज का डेफिनेशन समझा, पर मैंने आपको उसके भी पहले बताया डेफिनेशन 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका एग्जॉस्टिव, एक होता है इंक्लूसिव। एक होता है एग्जॉस्टिव, एक होता है इंक्लूसिव। एक होता है एग्जॉस्टिव, एक होता है इंक्लूसिव। एग्जॉस्टिव मतलब क्या? मतलब जितना लिखा है बस इतना ही, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। इंक्लूसिव मतलब क्या? इंक्लूसिव मतलब जितना मैंने लिखा है वो तो आएगा ही, इसके अलावा और भी चीजें आ सकती है। कंपनी का डेफिनेशन जो है वो एग्जॉस्टिव है। कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ, बस उसके अलावा और कोई कंपनी नहीं होता। पर अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन देखेंगे तो बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट में और भी चीजें आती है, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया के बाहर जो इनकॉर्पोरेट हुआ है वो भी आता है। कहां पे? आपके बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में। तो बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड 2 थिंग्स। पहला एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, और दूसरा, सुनना मेरी बात, पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सीजी। मतलब अगर सीजी ने उठ करके बोल दिया कि भैया बॉडी कॉर्पोरेट में वैसे तो टेस्ला आता है, पर मैं नोटिफिकेशन दे रहा हूं कि टेस्ला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। अगर सीजी ने कह दिया नहीं है तो नहीं है। भाई ने बोला बापू दिखते हैं मतलब दिखते हैं। ठीक है, समझे सर? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। ये 2 डेफिनेशन अपन ने पढ़ा। उसके बाद सर हमने प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन दिया हुआ था 2 क्लॉज 68 में। 2 क्लॉज 68 में डेफिनेशन इस तरीके से दिया हुआ था कि प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी
which has such paid up share capital as may be prescribed। जैसा हम प्रिस्क्राइब करेंगे। प्रिस्क्राइब कौन करता है सर? सर जब भी आप एक्ट में लिखते हो प्रिस्क्राइब होगा, तो वो प्रिस्क्राइब करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करता है राजा? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता है। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक इस सेक्शन में कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं करी है। एंड इट बाय इट्स आर्टिकल, 3 कंडीशन लगाता है अपने आर्टिकल में, और तुमको ये चीज याद करनी पड़ेगी। सबसे पहला सर, सबसे पहला रेस्ट्रिक्ट्स ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। आप क्या करते हो? आप कहते हो कि शेयर्स जो है आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, अगर करना है तो कुछ रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। मतलब क्या सर? आपका जो नंबर ऑफ मेंबर्स है ना, उसको 200 तक रखता है, 200 के ऊपर जाने नहीं देता है। पर ये जो 200 वाला लिमिट है ना, ये ओपीसी में अप्लाई नहीं होता। क्यों सर? ओपीसी का मतलब होता है 1 पर्सन कंपनी। अरे वो कंपनी में हो ही एक मेंबर सकता है, तुम क्या 200 की लिमिट बता रहे हो उसको? तो तुम उसको 200 की लिमिट अगर बताओगे तो वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। इसलिए हमने बोला एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी द मैक्सिमम लिमिट ऑफ नंबर ऑफ पर्सन शैल बी 200। और तीसरा पॉइंट क्या था राजा, बताओ? बड़ा इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट क्या था, बताओ सर? प्लीज बताओ, तुम भी पार्टिसिपेट करो। मेरा पेपर थोड़ी है भाई, मेरे को थोड़ी लिखना है सिर्फ, तुमको भी तो पढ़ना है। बताओ, प्लीज बताओ, प्लीज बताओ, प्लीज बताओ। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। करेक्ट। तीसरा क्या है कि आप पब्लिक से इनविटेशन नहीं मंगवा सकते। आप पब्लिक से बिल्कुल भी इनविटेशन नहीं मंगवा सकते। प्रोहिबिशन ऑन इनविटेशन फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन टू सिक्योरिटीज। आप हमारे सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करो, इस तरह का इनविटेशन में नहीं मंगवा सकता आप लोगों से। ये आपका तीसरा रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट हो जाते हैं सर, ये 3 पॉइंट हो जाते हैं जो आपके पब्लिक कंपनी के हैं। लेकिन एक बात याद रखना, एक बात बिल्कुल याद रखना, जब आप 200 मेंबर्स की लिमिट चेक करते हो तो 200 मेंबर्स की लिमिट में यू विल एक्सक्लूड एम्प्लॉइज एंड फॉर्मर एम्प्लॉइज। मतलब कौन सर? अगर कोई भी इंसान जिसको अपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान शेयर्स मिले थे, मतलब वो एम्प्लॉय था इसलिए उसको शेयर्स मिले थे, वो मेंबर तो है लेकिन उसको 200 के लिमिट में आप काउंट नहीं करोगे। सिमिलरली श्याम है, श्याम पहले मेंबर था और श्याम पहले एम्प्लॉय भी था। आज वो उसका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, लेकिन वो हमारी कंपनी का शेयर बेचना ही नहीं चाह रहा है। He continues to hold the shares of our company. In such case, अगर वो हमारी कंपनी का शेयर्स होल्ड कर ही रहा है, तो in that case what will happen? In that case he will still not be counted. क्यों? क्योंकि उसको शेयर्स एज एन एम्प्लॉय मिला था। आज वो एम्प्लॉय नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप फॉर्मर एम्प्लॉय को भी काउंट नहीं करोगे। फॉर्मर एम्प्लॉय मतलब जो पहले एम्प्लॉय था। फॉर्मर एम्प्लॉय मतलब, फॉर्मर मतलब पहले, जो पहले एम्प्लॉय था उसको काउंट नहीं करोगे। और सर उसके बाद मैंने बोला ज्वाइंट शेयर होल्डर। जैसे कि कहा मैंने, अगर मैं और निधि मिल करके कोई शेयर होल्ड करते हैं तो हम ज्वाइंट शेयर होल्डर कहलाएंगे, और ज्वाइंट शेयर होल्डर कहलाएंगे तो हमको एक काउंट किया जाएगा, 2 जिस्म एक जान। ठीक है, समझे? चलो सर आगे बढ़ते। बस इतना ही पढ़ा था हमने। उसके बाद मैंने प्राइवेट कंपनी का एग्जांपल दिया, फिर मैंने आपको पब्लिक कंपनी समझाया। पब्लिक कंपनी में मैंने आपको एक डीम्ड पब्लिक कंपनी का कॉन्सेप्ट समझाया। पब्लिक कंपनी और डीम्ड पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होता है? एनी कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी इज कॉल्ड एज पब्लिक कंपनी। लेकिन सर अ कंपनी which is subsidiary of a private public company, a company which is subsidiary of a public company is also considered as a public company। आप अगर किसी पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी हो तो भी आपको पब्लिक कंपनी माना जाएगा, even if you continue to be private as per your articles। आप अगर अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन निकाल के देखोगे, उसमें भले ही आप प्राइवेट कंपनी हो, वो कैसे पता चलेगा सर? तुमने वो 3 क्लॉज डाल रखे हैं कि भैया वो रेस्ट्रिक्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स और वो प्रोहिबिशन, ये तीनों आपने डाल रखा है। तो आप हो प्राइवेट कंपनी, लेकिन कंप्लायंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मानेंगे आपको पब्लिक कंपनी। क्यों सर? मैंने आपको इसका लॉजिक पिछले क्लास में समझाया था। मैंने आपको इसका लॉजिक समझाया था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस जियो प्राइवेट लिमिटेड का एग्जांपल लेके। देखो राजा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का सब्सिडरी है रिलायंस जियो प्राइवेट लिमिटेड। अब अगर आप सब्सिडरी हो ना, तो ये जो प्राइवेट लिमिटेड है ये दिल से प्राइवेट है, पर माना इसको पब्लिक जाएगा। क्यों सर? बिकॉज इट इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी एंड हेंस इट इज अ डीम्ड पब्लिक कंपनी। सर डीम्ड मतलब क्या होता है? डीम्ड, डीम्ड मतलब मान लो, है नहीं फिर भी मान लो। डीम्ड मतलब है नहीं फिर भी मान लो। तो सर डीम्ड प्राइवेट कंपनी माना, डीम्ड पब्लिक कंपनी माना जाएगा, और इसको पब्लिक कंपनी वाले सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। भले राजा सुनो, भले तुम अपने नाम में प्राइवेट लिमिटेड रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको पब्लिक कंपनी वाले कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। समझे क्या मेरी बात? क्या बोलते हो, समझे क्या? बस इतना ही पढ़ा था अपन ने।
समझे? आगे बढ़े। सर क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? फटाफट बताओ तो आगे बढ़ते हैं। चलो, आज की क्लास शुरू करें। सर आज की क्लास शुरू करें। देखो हर दिन क्लास का 15 मिनट जो है वो रिवीजन में जाने वाला है। आगे चल के ये होगा जब हमारे कॉन्सेप्ट्स हैवी होने लग जाएंगे तो मैं 10 बजे की जगह 9:45 को क्लासेस शुरू करूंगा और 9:45 से 10 रिवीजन करूंगा और 10 से 12:15 बजे तक जो है आपकी क्लासेस चलेगी। अब राजा आप ये बोलोगे कि सर 15 मिनट पहले क्यों? अगर आपने वो रिवीजन नहीं देखना है कोई बात नहीं, आप खुद से घर में रिवाइज करके आ सकते हो, जो वैसे भी आपका काम है, जो वैसे भी आपने करना चाहिए। तो अभी नहीं, आगे चल के, काफी आगे चल के, वो एकदम मतलब बहुत 5-6 दिन बाद 5-6 दिन के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपका रिवीजन जो है वो हम क्लास में शुरू करेंगे 9:45 से, ताकि मैं आपको आराम से पेशेंटली जो है पूरा का पूरा रिवाइज करवा सकूं। और आप टेंशन मत लो, जब मैं सुबह रिवाइज करवाऊंगा ना, मैं तभी करवाऊंगा अगर एक दिन पहले मैंने आपको रिवीजन ऑडियो दे दिया। रिवीजन ऑडियो दूंगा, आप इतना तो कर सकते हो ना कि मैंने आपको ऑडियो भेजा और आपने ऑडियो सुन के रिवाइज कर लिया, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो उसके बाद ही आपको क्या हो जाएगा, आपको रिवीजन ऑडियोज मिलने के बाद आप जो है अगले दिन सोचो यार, आज मैंने तुमको पढ़ाया, तुमने घर जाके एक बार रिवाइज किया, मैंने तुमको रिवीजन ऑडियो दिया वो सुन लिया, कल की क्लास में आया मैंने रिवाइज करवा दिया, और उसके बाद पूरे चैप्टर का एक रिवीजन, मैंने जो आपको कल बताया था 5-5 रिवीजन क्लास के साथ खत्म होंगे। पर शर्त ये तुम करो, जोश में शुरू बहुत लोग करते हैं, आगे चल करके खत्म लोग नहीं कर पाते। ठीक है? ठीक है, तो मेरी बात सुनो, चलो सर क्लास शुरू करते हैं और मेरी बात एकदम ध्यान से सुनते जाना दोस्तों। सर आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम कुछ और डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। सर कौन कौन से डेफिनेशन पढ़ाओगे? देखो पहले मैं आपको होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ये तीनों का डेफिनेशन लिखवाऊंगा। फिर मैं आपको गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, मैं साथ में आपको स्मॉल कंपनी का भी डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। उसके अलावा मैं आपको, चलो पहले इतना तो करते हैं, ठीक है, पहले इतना करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा कुछ नेटवर्थ वगैरह के डेफिनेशंस है। देखो राजा, डेफिनेशंस का गेम क्या है ना, एक मैं आपको इसके बाद एक लिस्टेड कंपनी का भी डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 डेफिनेशन अगले आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस का सीन क्या है समझना, डेफिनेशंस आप अभी पढ़ो, सिर्फ डेफिनेशन डेफिनेशन पढ़ो, ठीक है, पर आप आगे चल करके ना, जैसे मान लो आपका एक सेक्शन 71 आएगा, सेक्शन 71 में आप पढ़ते हो डिबेंचर, कि डिबेंचर क्या होता है। अब राजा जब आप डिबेंचर क्या होता है पढ़ रहे हो ना, तब आप डिबेंचर का डेफिनेशन वैसे भी पढ़ोगे, तो अभी स्टैंड अलोन बेसिस पे डिबेंचर का डेफिनेशन पढ़ना वुड बी नॉनसेंस। रादर व्हाट वी विल डू, जब हम सेक्शन 71 पढ़ रहे हैं, हम डिबेंचर का डेफिनेशन पढ़ लिए, जब हम सेक्शन 73 पढ़ ले तब हम डिपॉजिट का डेफिनेशन पढ़ लिए, तो उससे क्या होगा, आपको ज्यादा रिलेटिव होल्ड भी आएगा और आपको चीजें याद भी हो जाएगी, बहुत ज्यादा बल्कि भी नहीं लगेगा। अब पर फिलहाल सर एक बार सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन देख लेते हैं। मेरे को बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी? क्या तुम अपने आप से तुक्का मार सकते हो? एक तुक्का मारो ना, सब्सिडरी कंपनी का क्या डेफिनेशन होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ये सब्सिडरी कंपनी? सर सब्सिडरी कंपनी मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। अगर मैं बोलूं कि रिलायंस जियो जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडरी है, तो सब्सिडरी बनने का क्या तरीका होता है? सब्सिडरी बनने का सर 2 तरीका होता है, याद रखना। आपको आपके मन में आ रहा होगा सर 51% शेयर होल्डिंग, आपके मन में आ रहा होगा 51% शेयर होल्डिंग। जी नहीं, लॉ में 51% शेयर होल्डिंग नहीं लिखा है, लॉ में लिखा है सब्सिडरी बनने का 2 तरीका है। या तो आप मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर रखते हो, या तो आप मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर रखते हो, या फिर यू कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड, कंट्रोल्स कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड। सर ये दोनों में से कुछ भी है ना, कुछ भी कैसे, कुछ भी मतलब कंट्रोल्स कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड, सर दोनों में से कुछ भी मतलब बीच में आप लगाओगे और, बीच में आप लगाओगे और, मतलब सर या तो रिलायंस जो है वो रिलायंस जियो में आधे से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करता है, या फिर रिलायंस जो है वो रिलायंस जियो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपोजिशन कंट्रोल करता है। दोनों में से कुछ भी होना तो हम रिलायंस जियो को रिलायंस की सब्सिडरी मानेंगे। सर ध्यान से सुनना, कौन किसको सब्सिडरी बनाने की कोशिश कर रहा है? ये कंपनी अपने इस रिलायंस जियो को सब्सिडरी बनाने की कोशिश कर रही है। आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा अभी तक, आप अगर ईओ बैच देख रहे हो मतलब आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा अभी तक राजा। अकाउंट्स में आप सब्सिडरी कंपनी के बारे में, होल्डिंग कंपनी के बारे में पढ़ते हो, कंसोलिडेशन के बारे में पूरा पूरा पढ़ते हो। अब एक बात समझो, मैं अगर किसी कंपनी को अपना सब्सिडरी बनाना चाहता हूं तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, इसमें मान लो जितना भी वोटिंग पावर है उसका मोर देन हाफ मेरे पास है,
सर मोर देन हाफ मतलब क्या? अगर मेरे पास 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होना चाहिए। वोटिंग पावर, मैंने क्या शब्द बोला? वोटिंग पावर। एक बार तुम भी जोर से बोलो, क्या? वोटिंग पावर। और या फिर अगर वोटिंग पावर नहीं है, वोटिंग पावर कितना है सर? 40% है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी थी जीवीके, उसका इन्वेस्टमेंट था मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में, लेकिन वो ना सिर्फ 45% शेयर होल्ड करती थी, बाकी 20% कोई और होल्ड करता था, 30% कोई और होल्ड करता था, 5% कोई और होल्ड करता था। लेकिन आपके मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सर आपको पता है कंपनी को चलाता कौन है? आपको पता है कंपनी को चलाने वाले लोग कौन होते हैं? कंपनी को चलाने वाले लोग होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं सर ये डायरेक्टर? सोचना प्रैक्टिकली, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उसमें जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग रिलायंस को पैसा दिए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर। इन्होंने पैसा दिया रिलायंस को। अब सर कायदे से तो क्या होना चाहिए? जिसके पैसे लगे हैं उसी को कंपनी चलानी चाहिए। अरे यार, मैं आज अगर कहीं पे अपना पैसा लगाऊंगा तो उसको रन तो मैं ही करूंगा ना, जनरली स्पीकिंग। पर सर एक बात बताओ, प्रैक्टिकली रिलायंस के 30 लाख शेयर होल्डर है। रिलायंस के आज के डेट में 30 लाख शेयर होल्डर है। 30 लाख लोग कंपनी कैसे चलाएगा भाई? नहीं चला सकता ना। तो इसीलिए हमने बोला कंपनी को चलाने के लिए कुछ स्मार्ट लोग लगेंगे, और वो स्मार्ट लोग को हम कहते हैं डायरेक्टर्स। और सर सब जब सारे डायरेक्टर्स को मिला लो ना, तो मिला के क्या बनते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मिला के क्या बनता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सुन रहे हो क्या तुम? तो डायरेक्टर की जरूरत क्यों है समझे आप? डायरेक्टर इसलिए है कि भैया डायरेक्टर अब क्या करेगा? कंपनी को चलाएगा। तो डायरेक्टर को मिला करके हम क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर को मिला करके क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये मिल करके क्या बनता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है। तो इस तरीके से क्या होता है सर? ये आपकी कंपनी चलती है। पैसे लगाने वाले को शेयर होल्डर को कहते हैं, और डायरेक्टर को क्या कहते हैं? जो कंपनी को चलाने वाले को हम क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। ये हो गया आपका कंपनी किस तरीके से क्या होता है, कंपनी किस तरीके से रन होता है। अब एक बात समझो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, ये एग्जांपल मैं ढंग से फिर से बताता हूं। अगर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, इसमें जीवीके का 45% शेयर होल्डिंग था, और बाकी छोटे मोटे शेयर होल्डर का मिला करके बाकी किसी का 20%, किसी का 30%, किसी का 5%, इस तरह की तरीके से मिला के 100% शेयर होल्डिंग बना। अब एक बात बताओ, सिर्फ शेयर होल्डिंग के दम पे अगर मैं पूछूं, तो क्या जीवीके की सब्सिडरी है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड? नहीं सर, क्योंकि सब्सिडरी बनने के लिए मोर देन हाफ वोटिंग पावर चाहिए होता है, और मेरे को नहीं लगता मोर देन हाफ जीवीके के पास है। जीवीके के पास मोर देन हाफ नहीं है। तो सब्सिडरी कैसे बनेगा? फिर हमने बोला दूसरी चीज चीज चेक करेंगे कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बहुत सारे लोग बैठते होंगे, उनके कॉम्पोजिशन को कौन कंट्रोल करता है? सर कॉम्पोजिशन मतलब उसमें लोगों को ऐड करना, उसमें लोगों को रिमूव करना, ये सब कंट्रोल किसके पास है? तो हमने देखा कि आपका मोर देन हाफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तो जीवीके संभालता है। मतलब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 6 डायरेक्टर हैं, तो 6 में से 4 डायरेक्टर की सीट, ये जो 4 सीट है ना, ये 4 सीट को भरने की या हटाने की पावर अगर जीवीके रखता है, अगर जीवीके के पास ये पावर है, तो इन दैट केस इफ दैट कंपनी कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, तो भाई पैसा चाहे जिसने भी लगाया, पर कंपनी को चला तो जीवीके रहा है ना। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को चला तो जीवीके रहा है ना। तो उस केस में हमने बोला कि भैया ये सब्सिडरी होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा। होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो या तो आप मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर होल्ड करते हो। देखो सर, आप कैसे सब्सिडरी बनते हो? अगर किसी कंपनी को सब्सिडरी बनाना है, तो आप या तो उसमें मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर होल्ड करते हो, या फिर आप कंट्रोल करते हो कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। या तो आप कंट्रोल करते हो कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दोनों में से कुछ एक। दोनों में से कुछ भी एक है ना, तो आप क्या बन जाओगे? सब्सिडरी कंपनी बन जाओगे। क्या आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? हाँ जी सर। पर एक बात पे ध्यान लाना चाहूंगा मैं आपका, यहां पे लिखा है मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर। क्या आपको दिख रहा है? वोटिंग पावर। ठीक है, ध्यान रखना इस पे, वोटिंग पावर लिखा हुआ है, इस पे ध्यान रखना। पेड अप शेयर कैपिटल ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लिखा क्या है? वोटिंग पावर। ठीक है सर। अब देखते हैं कि आपका मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर और कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, तो आप सब्सिडरी कंपनी बन गए। तो यहां पे रिलायंस बन गई सब्सिडरी, और आपकी रिलायंस जियो बन गई सब्सिडरी, और रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई होल्डिंग कंपनी। आप ये समझे सर? आप ये समझे?
ठीक है, ये हो गया सर आपकी सब्सिडरी कंपनी का प्रोविजन का शुरुआत। तो इस तरीके से आप सब्सिडरी कंपनी बनते हो। आप समझ गए कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड का क्या मतलब है। कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड मतलब मोर देन हाफ को अपॉइंट करने का पावर रखते हैं। कितने को? मोर देन हाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट या रिमूव करने का पावर रखते हैं। तो आ जाओ सर एक बार समरी नोट्स में अपने, आ जाओ सर समरी नोट्स में। सर सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन जो है वो दिया हुआ है 2 क्लॉज 87। अगर आप देखोगे तो 2 क्लॉज 87, और जैसा मैंने आपको कहा था आपकी जो बुक आएगी उसके बाजू में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, मतलब ये सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन का यूज आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा पूरा पूरा, तो इसलिए यहाँ पे बाजू में 1 लिखा हुआ है। अच्छा सुनो, ये मैंने पहली बार खुद से मार्किंग करी है, 350 क्वेश्चन की एक एक करके मैंने मार्किंग करी है। अगर आपको कोई ऐसा और रेफरेंस मिलेगा कि सर ये वाली जो चीज है ना, यहाँ पे आपने क्वेश्चन 1 लिखी है पर इसके साथ साथ क्वेश्चन 3 में भी ये डेफिनेशन का रेफरेंस है, अगर इस तरह की चीजें मान लो आपको खुद से मिलेगी तो आप एक तो अपने नोट्स में कर लेना। दूसरा, आपको ना ग्रुप में, जो भी टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में हो आप, ये मैं लाइव वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड वालों के लिए रेलेवेंट नहीं है। आप जो भी टेलीग्राम ग्रुप में हो ना वहां पे प्लीज इसको अपडेट कर देना कि सर ये वाला नंबर भी आप ऐड कर सकते हो, मैं देख करके उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है? ओके अब सुनो सर मेरी बात, आगे सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन पढ़ते हैं। सब्सिडरी कंपनी का मतलब लिखा है इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, किसी और कंपनी के नजर से देखो तो इट मींस अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, जो होल्डिंग कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, इट कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन को कंट्रोल करता है, और एक्सरसाइजेस मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर। सर मेरा सवाल एक आया, यहां पे जो आपने हाफ लिखा है, क्या मैं इसको 50% लिख सकता हूं? क्या मैं इसको 50% लिख सकता हूं? भैया वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट, आप डील कर रहे हैं हमारे प्यारे चहीते इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। एक बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, आप अगर जो बीकॉम वाले हैं आप टेंशन मत लेना, पर फाउंडेशन वाले आप एक बार जवाब दो। आपने बचपन में ओआरएसआर पढ़ा है? क्या होता है ओआरएसआर? पढ़ा है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर आपने एक फाउंडेशन में कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा तो आपने ओआरएसआर पढ़ा है। किसी ने आपको बोला होगा ओआर मतलब मोर देन 50% और एसआर मतलब मोर देन 75%, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ सर। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि भैया एसआर पास करना है तो एसआर कब पास होगा? जब आपका 75% वोट हो जाए, जब आपका 3/4 से ज्यादा वोट हो जाए, जब आपका कुछ और, जब आपका कुछ और। अब देखो तुम ये कितने शाणे हैं, इन्होंने 75% और 3/4 दोनों को ऑप्शन दिया। अरे क्या फर्क पड़ता भाई, है तो दोनों 75% ना, ये क्या फर्क पड़ता? ये क्या टेस्ट है भाई मेरे लॉजिक का, मेरे प्रैक्टिकल नॉलेज का क्या टेस्ट है ये? पर ये इंस्टीट्यूट करता है। तो भैया जब मोर देन हाफ लिखा है ना तो मोर देन हाफ याद करने की कोशिश करेंगे। अब फिर उसके बाद क्या है सर? उसके बाद एग्जाम हॉल में जाएंगे, अगर एग्जाम हॉल में मोर देन हाफ याद आ गया तो वेरी गुड, नहीं आया तो 50% लिख के आएंगे ना। अब याद ही नहीं आया तो क्या करेंगे? याद ही नहीं आया तो क्या करेंगे? मोर देन 50% लिख के आएंगे। पर जब तक याद नहीं आ जाता तब तक क्या लिख लेते हैं? मोर देन हाफ लिख लेते हैं। क्या तुमको मेरी बात समझ में आया? यस सर। तो ये क्या हो गया, या तो आपके पास आपका, आप किस तरीके से सब्सिडरी बना रहे हो, या तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंट्रोल कंपोजिशन को कंट्रोल करते हो, या फिर आप मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर एक्सरसाइज करते हो, एंड ईदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी, या तो खुद से या अपने एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी से होल्ड करते हो। सर इसका मतलब समझाऊंगा, ध्यान से सुनना राजा, प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात। एक बार पहले ना देखो भैया, एक एक बार सारी चीजें करेंगे, सब समझाऊंगा, पर तुमको सुनने के लिए ना मेरे साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। यहां पे क्या लाइन लिखा है पढ़ो। इधर आप सब्सिडरी कैसे बन रहे हो? सब्सिडरी बन रहे हो या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपोजिशन कंट्रोल करके, या आधे से ज्यादा वोटिंग पावर एक्सरसाइज करके। अब यहां पे आगे लिखा है इधर एट इट्स ओन टुगेदर और विथ वन और मोर सब्सिडरी कंपनी, या तो खुद से या एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी से। इसका मतलब समझना सर, आज अगर मैं बोलूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसमें उसने रिलायंस जियो में 70% वोटिंग पावर होल्ड किया, क्या क्या होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ? क्या होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ? ठीक है सर, आपका जवाब होगा यस ऑफ कोर्स, क्योंकि सर मोर देन हाफ है तो 70% इज मोर देन हाफ, वेरी गुड। पर सर एक बात समझो, आज रिलायंस इंडस्ट्री है और ये रिलायंस जियो है। रिलायंस इंडस्ट्री रिलायंस जियो में 70% होल्ड, 100% होल्ड करते हैं, मान लो कितना? 100%, पूरा का पूरा होल्ड करता है। सर जब आप 100% होल्ड करो तो क्या होती है? जब आप 100% होल्ड करो तो इसको बोलते हैं होल्ली ओन्ड सब्सिडरी।
मतलब रिलायंस जियो क्या हो गई, रिलायंस इंडस्ट्री की होल्ली ओन सब्सिडरी। मतलब होल्ली ओन सब्सिडरी मतलब क्या, पूरा पूरा होल्डिंग है, तो होल्ली ओन सब्सिडरी बन गई। राजा पर मेरी बात सुनना, पर मेरी बात सुनना सर, अगर आगे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि रिलायंस इंडस्ट्री ने इन्वेस्ट किया एक कंपनी में जिसका नाम है टाटा रॉकेट। टाटा रॉकेट में इन्वेस्ट किया कितना परसेंट सर, उसने इन्वेस्ट किया 40%। और उसने थोड़ा सा पैसा ना रिलायंस जियो को भी देने के लिए बोला, और रिलायंस जियो ने इन्वेस्ट किया कितना, 20%। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या टाटा रॉकेट, क्या टाटा रॉकेट रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडरी है? क्या रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडरी है? सोच के बोलना, क्या टाटा रॉकेट रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडरी है? सर द आंसर इज यस। व्हाई यस? बिकॉज बॉस 40% तुम डायरेक्टली तो होल्ड करते हो, पर भाई एक बात तो समझ, रिलायंस इंडस्ट्री इनडायरेक्टली भी तो होल्ड करता है ना। कैसे भैया, रिलायंस जियो को चलाने वाला कौन है, रिलायंस इंडस्ट्री। तो ये जो टाटा रॉकेट में 20% रिलायंस जियो का है, ये 20% वोटिंग पावर एक्चुअली किसके पास है? एक्चुअली तो रिलायंस के पास है ना। तो भैया 40 खुद का डायरेक्टली हो गया, 20 इनडायरेक्टली हो गया, तो मिला के 60% हो गया, तो मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर हो गया ना राजा। तो इसीलिए या तो तुम खुद से या अपने सब्सिडरी के थ्रू मिला के अगर आधे से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करते हो तो तुम सब्सिडरी कंपनी बन जाओगे। वही लिखा हुआ है, पढ़ो अभी। वेयर इट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ईदर ऑन इट्स ओन or together with one or more of its subsidiary company, it will be considered as what, a subsidiary company। पर आगे एक लाइन लिखा हुआ है सर, सुनना। अब दोस्तों क्या होता था पुराने जमाने में, ध्यान से सुनना। आज अगर दाऊद इब्राहिम है, दाऊद इब्राहिम कौन है सर, बहुत बड़ा वो जो क्रिमिनल टाइप है, बेटिंग वेटिंग करता है, क्रिकेट वगैरह मैनिपुलेशन करता है, दाऊद इब्राहिम। तुमने उसके बारे में वो एक सीरीज आई थी विवेक ओबरॉय की, उसमें देखा होगा तुमने, पता नहीं क्या सीरीज थी, विवेक ओबरॉय था, रिचा चड्डा थी, वो सीरीज थी। अब से मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर दाऊद इब्राहिम है, उसको क्या करना है, उसको दिख रहा है यार इंडिया का मार्केट इतना ग्रो कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी इतनी बढ़ रही है, इंडिया इतना आगे जा रहा है, मेरे को इंडिया में ना इन्वेस्ट करना है पैसा अपना। पर उसका तो पूरा ब्लैक का पैसा है, उसका तो पूरा क्राइम का पैसा है। तो वो क्या करेगा पता है, वो अपना पैसा सबसे पहले एक कंपनी में डालेगा, और उस कंपनी से क्या करेगा, रिलायंस के शेयर्स खरीदेगा। पर आज सर अगर उसने रिलायंस का शेयर्स खरीदा और उसने कंपनी क्या खोली थी पता है, दाऊद, दाऊद लिमिटेड, दाऊद लिमिटेड। अब सर रिलायंस अगर अपने शेयर होल्डर का लिस्ट दिखेगा और उसको दाऊद लिमिटेड दिखेगा तो रिलायंस को तो शक हो जाएगा, और दाऊद इब्राहिम पकड़ा भी जा सकता है कि भैया देखो ये ब्लैक का मनी आकर के मेरे में इन्वेस्ट कर रखा है। तो इसलिए दाऊद इब्राहिम क्या करेगा, डायरेक्टली नहीं इन्वेस्ट करेगा। वो क्या करेगा, बोलेगा डायरेक्टली इन्वेस्ट करने की जगह मैं इन्वेस्ट करता हूं एक कंपनी ए लिमिटेड में, ए लिमिटेड इन्वेस्ट करेगा बी लिमिटेड में, बी लिमिटेड इन्वेस्ट करेगा सी लिमिटेड में, सी लिमिटेड जाके रिलायंस में इन्वेस्ट करेगा। तो मेरा ही पैसा डायरेक्टली घूम के किसके पास चला गया, रिलायंस के पास। मेरा ही पैसा डायरेक्टली घूम के किसके पास चला गया, रिलायंस के पास। लेकिन सर इससे प्रॉब्लम ये होती थी कि जब कोई भी अथॉरिटी, कोई भी जब सरकार का ऑफिशियल, मान लो इनकम टैक्स वाले हो गए, मान लो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वाले हो गए, जब वो रिलायंस पे रेड मारते थे तो वो रिलायंस पे रेड मारने के बाद वो ज्यादा से ज्यादा सी लिमिटेड पे रेड मारते, और भी बहुत ज्यादा हो गया तो बी लिमिटेड पे रेड मारते, लेकिन उसके पीछे नहीं जा पाते। क्यों सर, क्योंकि कितना लेयर है तुमको क्या पता। अब तुमको रिलायंस से प्रॉब्लम है ना, तो तुम रिलायंस का ध्यान दो, रिलायंस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखो, तुम उसके पीछे सी लिमिटेड बी लिमिटेड तक जा सकते हो, उसके और पीछे नहीं जा सकते। तो दाऊद इब्राहिम सेफ रहता है उससे, क्या रहता है, सेफ, क्योंकि उसको पता है कोई भी अथॉरिटी अगर रिलायंस पे अटैक करेगा ना, वो पीछे घूम घूम के इतना पीछे आ नहीं पाएगा, खो जाएगा वो रास्ते में। तो सर हम समझ गए कि इस तरीके से ना मल्टीपल लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज, क्या बोला मैंने, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज बना करके ना इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो हमने बोला एक प्रोविजन बनाएंगे, हमने एक प्रोविजन बनाया और हमने बोला कि भैया मैक्सिमम मैक्सिमम 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी हो सकते हैं। सर 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी मतलब क्या, अगर ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने अगर बी लिमिटेड को अपनी सब्सिडरी बनाई तो ये लेयर 1 हो गया, और उसके बाद बी लिमिटेड ने अगर सी लिमिटेड को अपनी सब्सिडरी बनाई तो ये लेयर 2 हो गया। अब इसके नीचे और इन्वेस्टमेंट नहीं जा सकता, इसके नीचे तुम इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तुम किसी को अपनी सब्सिडरी नहीं बना सकते। ये 2 लेयर सब्सिडरी हो गया यहां पे बस। ताकि होगा क्या कि अगर तुम सी लिमिटेड के बुक्स को देखने आए ना, तो आप पीछे जाके बी लिमिटेड को भी चेक कर सको, पीछे जाके ए लिमिटेड को भी चेक कर सकते हो, बात खत्म। इससे ज्यादा और मल्टीपल लेयर ऑफ सब्सिडरी बन ही नहीं सकते, प्रैक्टिकली अलाउड ही नहीं है। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? हाँ जी सर।
अब अगर ये समझ में आया तो सर यहां पे इन्होंने लॉ में इसको कैसे लिखा है, प्रोवाइडेड दैट सच क्लासेस ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शेल नॉट हैव layers of subsidiaries beyond such number as may be prescribed. sir beyond such number as may be prescribed में लिख दो beyond 2. सेंट्रल गवर्नमेंट ने आकर के प्रिस्क्राइब किया है कि मैक्सिमम 2 सब्सिडरी हो सकते हैं, तो आपके भी 2 सब्सिडरी ही होंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है कि कोई भी कंपनी अगर सब्सिडरी बना रही है ना, 2 से ज्यादा सब्सिडरी नहीं हो सकते. सर ये 2 कहां पे लिखा हुआ है, ये 2 आपके आगे चल के सीएफ फाइनल में एक सेक्शन है, सेक्शन 186, वहां पे लिखा हुआ है. आपके लिए अभी रेलेवेंट नहीं है पर मैंने आपको लिखवा दिया. ठीक है, स्पैम मत करो साक्षी, सिंक करो, डोंट स्पैम, ओनली सिंक. ठीक है, सुनो सर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो. सर पहला वाला लाइन पढ़ो एक्सप्लेनेशन का. अ कंपनी शेल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंट्रोल इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी. क्या कहा मैंने, अ कंपनी शेल बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंट्रोल रेफर्ड टू इन दिस क्लॉज इज ऑफ अनदर सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी. मतलब सर अगर ए लिमिटेड ने इन्वेस्ट करके बी लिमिटेड को अपनी सब्सिडरी बनाई, बी लिमिटेड ने इन्वेस्ट करके सी लिमिटेड को अपनी सब्सिडरी बनाई, तो भैया उस केस में सी लिमिटेड और ए लिमिटेड का वैसे आप देखोगे तो डायरेक्टली कोई नाता नहीं है, पर हमने बोला फिर भी इनको होल्डिंग सब्सिडरी बोलेंगे. मतलब सी लिमिटेड बिल्कुल बोल सकता है कि मैं एच लिमिटेड का क्या हूं, सब्सिडरी हूं. क्यों, क्योंकि भैया तुम बी लिमिटेड के सब्सिडरी हो और बी लिमिटेड ए लिमिटेड की सब्सिडरी है. तो वो तुमको याद है ना, सर आप अपनी बेटी से प्यार करते हो, हम आपसे प्यार करते हैं, तो हम आपकी बेटी से प्यार करते हैं. वही वाला तो हिसाब है. सी लिमिटेड बी की सब्सिडरी है, बी ए की सब्सिडरी है, तो सी ए की सब्सिडरी है, सीधी बात है. सर पोता भी तो बेटा होता है ना. क्या कहा मैंने, पोता भी तो बेटा ही होता है ना. वही तो बात कर रहे हैं, कितना सा तो बात है यार, चिल्लर भर की तो बात है. आगे पढ़ो सर क्या लिखा है. द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी इफ दैट अदर कंपनी एक्सरसाइजेस द सेम पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट. पढ़ो ना, तुम पढ़ो, तुम भी तो पढ़ो, तुम्हारा एग्जाम है भाई, क्या पढ़ रहे हैं. सर कंपोजिशन को कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है, जो आपने पढ़ा 2 तरीके से सब्सिडरी बनते हो, पहला वोटिंग पावर से, दूसरा कंपोजिशन को कंट्रोल करके. कंपोजिशन को कंट्रोल करने का मतलब होता है आपके पास अपॉइंट और रिमूव करने का पावर है सारे या मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को, या तो यू हैव द पावर टू अपॉइंट ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, अगर वो पावर है आपके पास. इसलिए मैंने कहा बोर्ड में अगर 6 लोग हैं तो 6 में से मेजॉरिटी यानी कि 4 डायरेक्टर तो कम से कम आप अपॉइंट या रिमूव करते हो, तब जाके कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन माना जाएगा. ठीक है, बाकी ये 2 पॉइंट आप छोड़ सकते हो. और एक लास्ट लाइन पढ़ के छोड़ देना, समझाऊंगा मैं जब, इसके बाद एसोसिएट कंपनी समझाऊंगा, पर अभी लास्ट लाइन एक बार बस पढ़ के छोड़ दो. क्या लिखा हुआ है, शेयर्स हेल्ड बाय अ कंपनी और पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट बाय अनदर कंपनी in the fiduciary capacity shall not be counted for the purpose of determining holding subsidiary relationship. क्या कहा मैंने, shares held, एक बार पढ़ लो, shares held by a company or power exercisable by another company in a fiduciary capacity shall not be counted for the purpose of determining holding subsidiary relationship. ऐसा कुछ तो भी लिखा हुआ है. सर मेरे को एक सवाल पूछूंगा, जवाब दोगे, लगा लो 100 रुपए की शर्त, गलत जवाब दोगे, लगा रहे हो 100 रुपए की शर्त, गलत जवाब दोगे. सर आपको पता है अपने मुक्कू भाई है, मुक्कू भाई कौन, मुकेश अंबानी. मुकेश अंबानी ने क्या किया, रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया. कितने का इन्वेस्टमेंट किया सर रिलायंस इंडस्ट्री में, 45% वोटिंग पावर ले लिया. और नीता अंबानी ने क्या किया, नीता अंबानी पता है आपको, नीता अंबानी पता है ना आपको, नीता अंबानी ने क्या किया, रिलायंस इंडस्ट्री में 55% वोटिंग पावर ले लिया. अब मेरे को बताओ, क्या रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और नीता अंबानी के बीच में सब्सिडरी का रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया, बोलो. क्या नीता अंबानी के बीच में और रिलायंस के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया, बताओ. अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो. सर दी आंसर इज नो. क्यों, क्योंकि भैया सुनो मेरी बात ध्यान से, आपका होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन एस्टैब्लिश होने के लिए आपको होल्डिंग कंपनी होना पड़ता है. अरे सब्सिडरी कंपनी बनेगी किसकी,
इंडिविजुअल की सब्सिडरी कंपनी नहीं होती। सब्सिडरी कंपनी हमेशा होल्डिंग कंपनी की होती है। जब होल्डिंग 55 जो 50 जो मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर है वो किसी कंपनी के पास ही नहीं है, तो तुम कैसे सब्सिडरी कंपनी बनोगे रे? हाँ, तुम क्या बनोगे? तुम होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी बन ही नहीं सकते। तो यहाँ पे नीता अंबानी मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, पर यहाँ पे होल्डिंग सब्सिडरी का कोई रिलेशन नहीं आता। इसलिए सर यहाँ पे पहला लाइन क्या लिखा है? जब आप कोई सब्सिडरी कंपनी की बात कर रहे हो ना, इट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू अनदर कंपनी। किसी और कंपनी के रिलेशन में बात कर रहे हो, किसी और इंडिविजुअल के रिलेशन में बात नहीं कर रहे हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो यस और नो। यस सर, ये पूरा का पूरा आपकी सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन था। इसके बाद मैं आपको एक बार होल्डिंग कंपनी का भी और एसोसिएट कंपनी का भी समझाता हूं, फिर मैं आपको तीनों एक साथ पढ़ने का समय दूंगा। अब प्लीज मेरी बात एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है? सर सब्सिडरी कंपनी तो समझ आ गया, अब ये बताओ एसोसिएट कंपनी क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएट कंपनी? सर मैं किसी का कैसे बन सकता हूं एसोसिएट? तो भैया एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या होता है? अगर एक कंपनी है एच लिमिटेड, ए लिमिटेड, नहीं एक्स लिमिटेड, अगर उसने किसी कंपनी में, मान लो ए लिमिटेड में, उसने क्या कर रखा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या फिर वो पार्टिसिपेट करता है डिसीजंस में, तो फिर सर उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे एसोसिएट कंपनी। क्या मतलब सर? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकल। आपको पता है टाटा स्काई का नाम क्या हो गया? टाटा स्काई का नाम क्या हो गया? टाटा प्ले हो गया। अभी टाटा स्काई जो पहले आता था, अभी वो टाटा प्ले लिमिटेड है। अभी एक बात समझो, टाटा प्ले लिमिटेड में आपको मैं अगर बताऊं, तो टाटा प्ले लिमिटेड में मान लो आपका जो अडानी है ना, वो अडानी का 30% क्या है? 30% स्टेक है। कितना है? 30% वोटिंग पावर है। अब मेरे को एक बात बताओ राजा, हाँ आएगा 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 आएगा, आ रहे आ गया, देख रहे हो? सर अडानी का क्या है? 30% वोटिंग पावर है। अब मेरे को एक बात बताओ, 30% वोटिंग पावर होने से क्या होगा? सर 30% वोटिंग पावर होने से, देखो तुम सब्सिडरी तो नहीं बनते अडानी के। क्यों? क्योंकि सब्सिडरी बनने के लिए तो मोर देन हाफ लगता है। पर यहां पे कोई सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस तो है भाई। 30% कम होता है क्या? 30% मतलब कहीं ना कहीं आप 4-5 हजार करोड़ की बात कर रहे हो। 30% कम होता है क्या? तो हमने बोला भैया देखो, यहां पे अडानी जो है ना, वो टाटा प्ले में सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस रखता है। सर क्या सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस डिफाइंड है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस का मतलब होता है एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है सर, जो ये स्क्रिबल नोट्स है आपके, जितना मैं लिख रहा हूं ना, बस उतना ही आपको ऐसे ही रैंडमली लिखना है, ताकि आपका क्लास में ध्यान लगा रहे और जो मैं बोल रहा हूं वो आपके दिमाग तक जाता रहे। बस उसी के लिए आपको लिखते रहना है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या राजा? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है एटलीस्ट कितना वोटिंग पावर? हाँ सर, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है एटलीस्ट कितना वोटिंग पावर? एटलीस्ट आपका 20% ऑफ द वोटिंग पावर। अगर इतना 20% वोटिंग पावर अगर कम से कम रहेगा, तो आप क्या बन जाओगे? एसोसिएट कंपनी बन जाओगे। तो सर यहाँ पे या तो आप एसोसिएट कंपनी बन गए, या फिर सर आपके पास पार्टिसिपेट करते हो आप डिसीजन मेकिंग में। मतलब क्या सर? अडानी और टाटा प्ले के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है। उस अग्रीमेंट में यह लिखा हुआ है कि हम कोई भी मेजर डिसीजन लेंगे ना, तो उसमें हमको अडानी का भी अप्रूवल लगेगा। फिर बाद में मान लो अडानी, मान लो 30% नहीं 15% वोटिंग पावर होल्ड करता है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 15%। लेकिन अग्रीमेंट यह हुआ है कि जब तक अडानी का अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक डिसीजन नहीं होगा। अगर इस तरह का अग्रीमेंट हुआ है ना, तो उस केस में राजा, उस केस में ये जो प्रोविजन है, उस केस में ये जो प्रोविजन है वो ट्रिगर हो जाएगा, और आप एक्स लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी एसोसिएट बना लेगी। किसको? ए लिमिटेड को। सर कौन एसोसिएट? ये एसोसिएट। और इसको क्या कहेंगे सर? होल्डिंग कंपनी नहीं कहेंगे, क्योंकि जब आप किसी को होल्डिंग कहते हो तो नीचे वाला सब्सिडरी होता है। यहां पे ये एसोसिएट है ना, तो आप बस ये बोलोगे कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसका ए लिमिटेड एसोसिएट है। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसका ए लिमिटेड एसोसिएट है। तो मैं अगर दोस्तों इधर देखो स्क्रीन पे एक चार्ट बना रहा हूं, एक टाइमलाइन बना रहा हूं मैं। अगर मैं बात करूं वोटिंग पावर की, तो अगर आपके पास 0% से लेकर के 20% तक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। देयर इज नो रिलेशन एज सच, इट इज जस्ट नॉर्मल इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर 20% से लेकर के 50% तक है, तो आपका रिलेशन बन जाता है एसोसिएट कंपनी का। 50% से 100% तक है,
तो आपका रिलेशन बन जाता है सब्सिडरी कंपनी का। और अगर पूरा 100% है तो आपका रिलेशन बन जाता है होली ओन्ड सब्सिडरी का, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी का, जिसको हम ब्रैकेट में बोलते हैं WOS, होली ओन्ड सब्सिडरी। ये आप रिलेशन है, सिंपल सी बात है। और जब हम ये बोल रहे हैं ये पूरा टेबल वोटिंग पावर का परसेंटेज है। लिख लिए सर? ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा आगे चल के लिखने का, मेरे साथ साथ ही लिखो इसको। जैसे मैं बना रहा था वैसे ही आपको साथ साथ बनाते चलना पड़ेगा। भैया मेरे पास ना पेन ना ऐसे डबल टैप करने पे स्विच हो जाता है, पर तुम सोच समझ के अपना पेन स्विच करना, ठीक है? समझ गए राजा? बना लिख लिया ये आपने नोट्स में अपने? चलो सर आगे बढ़ते हैं। सर आ जाओ एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन देखते हैं। एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन जो है वो दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 6 में। राजा कल हमने जो डेफिनेशंस पढ़े थे एक बार स्क्रीन पे देखो मेरे, हमने पढ़ा था 2 क्लॉज 20 और 2 क्लॉज 11। 2 क्लॉज 20 बात करता है कंपनी का, 2 क्लॉज 11 बात करता है बॉडी कॉर्पोरेट का। फिर हमने पढ़ा था प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन दिया हुआ है 2 क्लॉज 68 में और पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन दिया हुआ है 2 क्लॉज 71 में। आज हमने शुरू किया 2 क्लॉज 87 से, जिसमें डेफिनेशन है सब्सिडरी कंपनी का। उसके बाद मैंने आपको बताया 2 क्लॉज 6 अभी मैं बता रहा हूं, जिसमें डेफिनेशन है एसोसिएट कंपनी का। एसोसिएट कंपनी ए है सर, एकदम शुरू शुरू में है, तो उसका डेफिनेशन दिया हुआ है 2 क्लॉज 6 में। और अगर आप 2 क्लॉज 6 में आकर के देखोगे तो एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन है, जहां पे क्या लिखा हुआ है सर, इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी। आप एसोसिएट भी किसी और कंपनी के ही बनते हो, किसी किसी आप इंडिविजुअल के एसोसिएट नहीं बनते, एसोसिएट भी आप कंपनी की ही बनते हो। तो इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी। एसोसिएट कंपनी मतलब एक ऐसा कंपनी जिसमें वो दूसरी कंपनी जो है ना उसका हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट इज नॉट अ सब्सिडरी। बट इज नॉट अ सब्सिडरी मतलब क्या सर? आप सब्सिडरी नहीं हो, आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तभी जाके आपको एसोसिएट कंपनी कहा जाएगा। सर मेरे को एक बात बताओ, 3 एग्जाम्पल दूंगा, एक्स लिमिटेड का, वाई लिमिटेड का, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, ठीक है? इसका इन्वेस्टमेंट है ए लिमिटेड में, इसका इन्वेस्टमेंट है बी लिमिटेड में, इसका इन्वेस्टमेंट है सी लिमिटेड। मैं बोलूं सर अगर एक्स लिमिटेड का ए लिमिटेड में 51% इन्वेस्टमेंट है तो ये क्या बनेगा? अगर उसका 21% इन्वेस्टमेंट है तो ये क्या बनेगा? सर अगर एक्स लिमिटेड का ए लिमिटेड में 51% इन्वेस्टमेंट है तो ए लिमिटेड बन जाएगी सब्सिडरी कंपनी और ये बन जाएगी होल्डिंग कंपनी। पर सर अगर वाई लिमिटेड का बी लिमिटेड में 21% इन्वेस्टमेंट है तो बी लिमिटेड बन जाएगी एसोसिएट कंपनी। और सर लास्ट, अगर जेड लिमिटेड का सी लिमिटेड में अगर मैं कहूं कि 50% इन्वेस्टमेंट है एग्जैक्ट, तो मेरे को बताओ क्या बोलोगे आप? एसोसिएट बोलोगे कि सब्सिडरी बोलोगे? एग्जैक्ट 50 है तो सर देखो सब्सिडरी बनने के लिए ना, सब्सिडरी बनने के लिए मोर देन हाफ चाहिए होता है, मतलब 50% से ज्यादा। तो यहां तो एग्जैक्ट 50 है, 50 से ज्यादा तो नहीं है, तो ये सब्सिडरी नहीं बनती है। पर सर जनरली जब एग्जैक्ट 50% शेयर होल्डिंग होता है ना, तो यहां पे एक और कंपनी होती है एम लिमिटेड नाम की, जो इसमें बाकी 50% होल्ड करती है। और जब दो लोग मिलके 50-50 होल्ड करते हैं ना, तो इसको सी लिमिटेड को हम कहते हैं जॉइंट वेंचर। इसको हम कहते हैं जॉइंट वेंचर, जहां पे लोग आए हैं, जैसे कि मान लो सर आज अडानी ने, गौतम अडानी की कंपनी अडानी लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्री की लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी साथ में आए और बोले चलो एक जॉइंट वेंचर बनाते हैं, उससे पूरे देश को लूटेंगे। नहीं 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 नहीं, वो अलग से जॉइंट वेंचर बना के क्यों लूटेंगे? वो तो अपनी अपनी कंपनी से कर रहे हैं, उनको जॉइंट नहीं नहीं, क्या बोल रहे हैं सुनो। अडानी और गौतम मुकेश अंबानी ने डिसाइड किया एक जॉइंट वेंचर बनाते हैं, और जॉइंट वेंचर बना के क्या करेंगे, हम ग्रीन रिसोर्सेज को प्रमोट करेंगे। ग्रीन रिसोर्सेज मतलब हम बोलेंगे भैया तुम पेट्रोल बचाओ, तुम तेल बचाओ, ये बचाओ वो बचाओ। पर सर अब जो इन्होंने जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है, इसमें मुकेश भाई का 50, रिलायंस का 50% है, अडानी लिमिटेड का 50% है। तो जब 50-50 होता है तो सब्सिडरी तो किसी की भी नहीं बनी। सर अगर Z लिमिटेड और M लिमिटेड दोनों का 50-50% है तो सब्सिडरी कंपनी तो नहीं बनी।
तो क्या बनेगा? तो हमने बोला भैया इसको हम नाम देते हैं जॉइंट वेंचर, और जॉइंट वेंचर इज एज गुड एज एसोसिएट कंपनी। जॉइंट वेंचर इज एज गुड एज एसोसिएट कंपनी। तो हमने बोला एसोसिएट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर, एसोसिएट कंपनी के डेफिनेशन में जॉइंट वेंचर आता है। देखो क्या लिखा हुआ है, इन एसोसिएट कंपनी, फिर यहां पे लिखा हुआ है इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर, एसोसिएट कंपनी में जॉइंट वेंचर इंक्लूड होता है, ये यहां पे लिखा हुआ है। तुमको मेरी बात समझ में आई क्या? अरे बोलो ना, तुमको मेरी बात समझ में आई क्या? सर ये किसका डेफिनेशन है? ये एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन है। उसके बाद आगे सर इन्होंने नीचे, आप सिर्फ कीवर्ड्स अगर पढ़ोगे तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस समझा रखा है, जहां पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब या तो 20% ऑफ वोटिंग पावर है, या फिर आप बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हो। या तो आपके पास 20% वोटिंग पावर है, या फिर आप बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हो, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। सर जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है? इट इज अ जॉइंट अरेंजमेंट, जहां पे लोगों का जॉइंट कंट्रोल होता है। अभी अंबानी और अडानी साथ में आए तो उनका जॉइंट कंट्रोल होता है, जॉइंट अरेंजमेंट है, बोले मिलके साथ में काम करेंगे, उसको हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। ठीक है सर, यहां पे एक लाइन है जो आपको फिर से दिखेगी, क्या लिखा है? क्लैरिफिकेशन, शेयर्स हेल्ड बाय अ कंपनी इन अनदर कंपनी in fiduciary capacity shall not be counted for the purpose of determining the relationship of associate company। अगर आप fiduciary capacity में होल्ड करते हो, सर मैं एक शब्द है fiduciary capacity, fiduciary capacity। सर ये शब्द ना आपको सब्सिडरी कंपनी के डेफिनेशन में भी मिला, या आपको एसोसिएट कंपनी के डेफिनेशन में भी मिला, दोनों जगह मिला। और दोनों जगह ये लिखा हुआ था कि अगर आप fiduciary कैपेसिटी में शेयर्स होल्ड करते हो ना, तो उसको सब्सिडरी या एसोसिएट का रिलेशन डिटरमाइन करने के लिए काउंट नहीं करेंगे। क्या है समझाऊंगा, पहले तुम मेरे को बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिड्यूसरी कैपेसिटी। आपके हिसाब से फिड्यूसरी कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? सर ये 20% वोटिंग पावर का परसेंटेज है। हाँ जी हाँ, देखो बिल्कुल ये 20% टोटल वोटिंग पावर का परसेंटेज है। ठीक है सर, फिड्यूसरी कैपेसिटी मतलब क्या पता है? फिड्यूसरी कैपेसिटी मतलब कैपेसिटी ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब भरोसे पे, भरोसे पे मतलब सुनो भाई, अगर मैं अपने दोस्त को मैंने बोला भैया सुन सुन, अभी मैं घर जा रहा हूं, ठीक है, अभी मैं घर जा रहा हूं, तो पुणे में मेरी कार रखी हुई है, ये जो कार है ना मैं तेरे पास रखवा देता हूं, जैसे ही तू इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे ही मैं पुणे वापस आऊंगा ना ये कार मेरे को दे देना। तो ये जो कार मैंने अपने दोस्त को दी, क्या मैं इसको ये समझू कि मैंने चंदा चैरिटी कर दिया, मेरे दोस्त का हो गया वो? प्रैक्टिकली हाँ, क्योंकि नालायक है, वापस तो वो देने वाला है नहीं। पर दोस्त अगर मैंने ये बोला कि भैया मैं आऊंगा मेरे को वापस कर देना, तो नॉर्मल सेंस में दिस इज अ रिलेशन ऑफ, दिस इज अ फिड्यूसरी रिलेशनशिप, जहां पे वो मेरी कार को मेरे भरोसे पे होल्ड कर रहा है। मतलब क्या, उसको कार का ध्यान रखना पड़ेगा। पर क्या कार उसकी है? नहीं। सर क्या वो कार का ओनर है? नहीं। क्या वो कार का टेम्पररी ओनर बन जाता है? नहीं, वो सिर्फ मेरे भरोसे पे उस कार को होल्ड कर रहा है, और जब मैं वापस आऊंगा तो वो कार मेरे को दे देगा। अरे हाँ कि नहीं सर? हाँ कि नहीं सर? हाँ सर। अब कई बार क्या होता है राजा, आपको पता होगा, ट्रस्ट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ट्रस्ट। जैसे कि आपके एलएलपी होता है, फर्म होता है, वैसे ही एक और ऑर्गेनाइजेशन होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट सर इंडिया में है प्रिविलेंट, आप बहुत ज्यादा उसको डायरेक्ट टैक्स में पढ़ते हो, पर ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, उसको अपन कभी बाद में करेंगे, हमारे लॉ के लिए रेलेवेंट नहीं है। पर ट्रस्ट बनते हैं। जब ट्रस्ट के केस में क्या होता है, चलो मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। सर आज फॉर एग्जांपल मान लो ईशा अंबानी है। ईशा अंबानी क्या करती है? रिलायंस जियो के शेयर होल्ड करती है। किसके? रिलायंस जियो के शेयर होल्ड करती है। ईशा अंबानी ने ना अपना विल बनाया। विल बनाया क्या? विल, विल मतलब क्या? अपनी वसीयत, कि मेरे को अगर कुछ मेरे साथ बुरा भला हो गया तो मेरे जितनी भी सारी शेयर होल्डिंग है ना, जितनी भी सारी शेयर होल्डिंग है, किसके पास जाएगा पता है? उसने ना तो अपने पति के नाम करी, ना तो अपने बच्चों के नाम करी, उसने बोला ये मेरी सारी शेयर होल्डिंग चले जाएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम पे। किसके नाम पे? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम पे। मेरी डेथ हो गई, मेरे से कुछ हो गया, तो फिर वो चले जाएगी शेयर रिलायंस के पास। अब सर जब ईशा अंबानी, सुनना मेरी बात, ईशा अंबानी क्या हुई? ईशा अंबानी अचानक से क्या हो गई, वो है ना आकाश अंबानी, उससे बात करते करते ईशा अंबानी हो गई पागल। पागल मतलब उसका दिमाग खराब हो गया, वो अनसाउंड माइंड की हो गई। अब सर अनसाउंड माइंड जनरली शेयर होल्ड कर सकता है क्या? सर अनसाउंड माइंड जो होता है इंसान, वो जनरली शेयर होल्डर नहीं हो सकता। तो उसके शेयर्स क्या कर दिए गए? ट्रांसफर। किसको? उसके शेयर्स रिलायंस के को कर दिए गए, रिलायंस के हवाले कर दिए गए। क्यों? क्योंकि उसने अपने विल में लिखा था। अभी सर वो अगर अनसाउंड माइंड से वापस साउंड माइंड की हो जाएगी, उसका दिमाग वापस चलने लग जाएगा, तो वो शेयर्स वापस आ जाएंगे।
लेकिन तब तक ले हमने क्या कर दिया, वो शेयर्स रिलायंस के फेवर में कर दिया। अब सर शेयर होल्डर कौन हो गया, रिलायंस, रिलायंस जियो का शेयर होल्डर हो गया। सर रिलायंस ना पहले से 40% शेयर होल्ड करता था रिलायंस जियो का। रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले से 40% होल्ड करता था, और अब ईशा अंबानी के पास ना 20% शेयर होल्डिंग और थी। तो वो 20% शेयर होल्डिंग जो ईशा अंबानी की थी, जो अभी भी ईशा अंबानी की है, वो एक बार के लिए किसके नाम पे हो गया, रिलायंस के नाम पे। तो टोटल रिलायंस अभी कितना शेयर होल्डिंग करता है सर, 60% कंट्रोल करता है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये सारा इवेंट होने के बाद क्या रिलायंस जियो रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडरी कहलाएगी कि वो उसकी एसोसिएट कहलाएगी? सर इवेंट होने के बाद 20% जो शेयर्स आ गए हैं, जो मैं दूसरे तरीके से बोलूं तो दीज 20% शेयर्स आर हेल्ड इन फिड्यूसरी कैपेसिटी। मतलब ये एक्चुअल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स है ही नहीं, ये है तो ईशा अंबानी के शेयर्स जो एक बार के लिए रिलायंस को मिला है। तो इस केस में मेरे को बताओ, दिस 20% आर हेल्ड इन फिड्यूसरी कैपेसिटी। अब मेरे को बताओ, रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस जियो के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी वाला रिश्ता है कि एसोसिएट वाला रिश्ता है? सर दी आंसर इज एसोसिएट वाला रिश्ता है। क्यों? क्योंकि 50% से कम और 20% से ज्यादा होता है तो हम एसोसिएट कहते हैं। और यहां पे आप टेक्निकली 40% को देखोगे, ये 20% को काउंट नहीं करोगे। मेरे को बताओ क्यों नहीं करोगे सर, मेरे को बताओ क्यों नहीं करोगे? आप इसलिए नहीं करोगे क्योंकि राजा सुनना, ये जो 20% है ये तो अभी भी ईशा अंबानी के हैं ना। आपने टेम्पररी बेसिस पे क्या कर दिया, रिलायंस के नाम पे कर दिया, पर शेयर्स किसके हैं, ईशा अंबानी के। कंट्रोल किसके पास है, ईशा अंबानी के पास होना चाहिए आइडियली। आप तो सिर्फ उसके भरोसे पे होल्ड कर रहे हो ना। जैसे मैं जब पुणे में, मान लो सर फाउंडेशन में जो अपने अमन खेड़िया सर है, अमन खेड़िया सर है ना अपने फाउंडेशन में, तो मैंने मान लो अमन सर के नाम पे मेरी, अमन सर के पास मेरी कार छोड़ के गया मैं पुणे में, तो भैया उससे अमन सर ओनर नहीं बन जाते। अमन सर क्या बनते हैं, सिर्फ बताओ ना राजा, क्या बनते हैं? अमन सर ओनर नहीं बने हैं, अमन सर सिर्फ और सिर्फ क्या बने हैं, उसके एक बार टेम्पररी शेयर होल्डर, टेम्पररी कार के टेम्पररीली उसको वो अपने पास रख रहे। तो सिमिलरली यहां पे रिलायंस शेयर होल्डर बना नहीं है, तो ये 20% को काउंट नहीं करेंगे जब आप सब्सिडरी का रिलेशन निकाल रहे हो। सिमिलरली मान लो अगर ये 40% की जगह 10% होता, ये मान लो 40% की जगह 10% होता, और टोटल कितना होता, 30%। तो अब ये 20% आने के बाद क्या आप रिलायंस की एसोसिएट बना देते रिलायंस जियो को? बिल्कुल भी नहीं राजा, आप ये 20% को तो इग्नोर ही कर दो। ये 20% आप रिलायंस के खाते में नहीं, आप ईशा अंबानी के खाते में जोड़ना। किसके खाते में? ईशा अंबानी के। सर ये ट्रस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वो रियल कॉन्सेप्ट नहीं है। ट्रस्ट का रियल कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ में होता है, जो डिस्कशन करने में 20-25 मिनट लग जाएंगे, पर ये एक लाइन के लिए इतना डिस्कशन वर्थ इट नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि फिड्यूसरी कैपेसिटी में, मतलब किसी और के भरोसे पे अगर शेयर होल्ड कर रहा हूं ना, मतलब वो शेयर मेरे नहीं है, तो मैं जब कंट्रोल काउंट कर रहा हूं तो उस परसेंटेज को मैं नहीं लूंगा। आज अगर रिलायंस इंडस्ट्री खुद के दम पे 40% होल्ड करता है और फिड्यूसरी कैपेसिटी में 20% आ रहे हैं, तो वो 20% को मैं एसोसिएट निकालते वक्त या सब्सिडरी निकालते वक्त काउंट नहीं करूंगा, वो मेरे है ही नहीं भाई। बस बात खत्म कर रहा हूं यहां पे, बोलो समझ आया क्या? आ गया सर। और सर उसके साथ साथ लगे हाथ एक बार 246 देख लो, होल्डिंग कंपनी। बताओ, एग्जाम ओरिएंटेड बैच। हाँ, को पूछता सर इन डेप्थ कवरेज होगा क्या? नहीं, इससे ज्यादा डेप्थ है ही नहीं भाई। समझे क्या राजा? बोलो तुमको समझ आया क्या प्रोविजन जो मैंने समझाया? डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? इफ यू डिड, नाउ लेट्स रीड द डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग। कुछ भी नहीं है भाई। देखो, अगर आपको एक सिंपल सी बात पूछूं कि मैं अगर किसी का बेटा हूं तो वो इंसान मेरे क्या हो गए, पप्पा। मैं अगर किसी का बेटा हूं तो वो इंसान मेरे पप्पा हो गए। अगर एक इंसान का बेटा ही नहीं है तो बेटा बिना हुए वो पप्पा बन सकता क्या? अरे तुम अपनी यूएस वाली बुद्धि मत लगाओ, ठीक है? तुम अपनी यूएस वाली बुद्धि मत लगाओ, मेरे को नॉर्मल सेंस में बताओ। अगर एक इंसान, अगर मेरा मान लो कोई बेटा नहीं है, तो मैं पापा बन सकता क्या? नहीं बन सकता ना, बेटा या बेटी। तुम समझो, मैंने तुमको फर्स्ट डे बताया था, जनरल क्लॉज एक्ट, बेटा इंक्लूड्स बेटी, ठीक है? वो फेमिनिस्ट नहीं हो जाना, सर आपने बेटा बोला कैसे बोल रहे हो। फेमिनिस्ट नहीं भैया, जनरल क्लॉज एक्ट, ठीक है? मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा, जैसे सब्सिडरी, अगर किसी की कोई सब्सिडरी है तो वो उसका होल्डिंग है। सिंपल सी बात है, उतना ही लिखा है। क्या लिखा है पढ़ो। होल्डिंग कंपनी in relation to one or more other companies means a company of which such company is a subsidiary company.
अगर मैं किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अगर वो कंपनी मेरी सब्सिडरी है तो मैं उसका होल्डिंग हूं, वही लिखा हुआ है, याद करने की बिल्कुल जरूरत है नहीं। जब लिखने जाओगे ना फंबल मार के आ जाओगे। और आज तक कभी इसका डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है, पर ये आपका 2 क्लॉज 46 हो गया। क्या हो गया ये आपका 2 क्लॉज 46 हो गया, जो होल्डिंग कंपनी के डेफिनेशन की बात करता है। तो अभी तक सर इतनी देर में हमने सिर्फ 3 डेफिनेशन पढ़े हैं, एक सब्सिडरी कंपनी का, एक एसोसिएट कंपनी का और एक होल्डिंग कंपनी का। ठीक है, सिर्फ ये 3 डेफिनेशन अपन ने पढ़ा है, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और होल्डिंग कंपनी। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। सर ये 3 डेफिनेशन के बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले पिक्चर की तरफ। सर सब्सिडरी कंपनी एक बार मेरे को बता दो 2 क्लॉज 87 में है, एसोसिएट कंपनी 2 क्लॉज 6 में है और होल्डिंग कंपनी आपकी 2 क्लॉज 46 में है। सब्सिडरी कंपनी में आपके पास मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर होना चाहिए, या फिर आप कंट्रोल करते हो कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड, या फिर कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड। एसोसिएट कंपनी में आपके पास एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर होना चाहिए, या फिर आपके पास पार्टिसिपेशन, आपके पास डिसीजन में पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि आप डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हो। इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन में तो कोई दम ही नहीं है, बस इतनी सी बात अपन ने सुबह से करी है, और कोई बात ही नहीं करी है अपन ने अभी तक तो राजा। इसके अलावा तो अपन ने तो कोई बात ही नहीं करी है। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2 डेफिनेशन और करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल ईयर, फिर गवर्नमेंट कंपनी और स्मॉल कंपनी करेंगे। सर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन कहां दिया हुआ है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है 2 क्लॉज 40 में। मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे ही तुम भी स्क्रिबल करो, बस तुम भी स्क्रिबल करो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है 2 क्लॉज 40 में। कहां पे सर? 2 क्लॉज 40। सर एक बार जोर से देख के बोलो, कहां? 2 क्लॉज 40। सर बचपन से अभी फाउंडेशन में भी पढ़े, इंटर में भी अकाउंट्स में पढ़े होगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है सर? एक बार खुद से बताओ ना, मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओ। 3 चीज तो बेसिक होता है भाई, मेरा पीएनएल, मेरा बैलेंस शीट, मेरा पीएनएल और मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर ये 3 चीज बेसिक होता है, ये 3 चीज बेसिक होता है। सर पीएनएल का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस, पर आपको पता है कुछ सेक्शन 8 कंपनीज होती है, पहली बार बता रहा हूं सुनना, कुछ सेक्शन 8 कंपनीज होती है। सेक्शन 8 कंपनीज मतलब वो कंपनीज जिनका जिक्र हम सेक्शन 8 में करेंगे, आगे चल के सेक्शन 8 में करेंगे। वो कौन सी होती है सर? वो चैरिटी वाली कंपनी होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उनका प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो जिनका प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं होता है ना, उनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं बनता, उनका बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, उनका बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। तो पीएनएल बोल लो या इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोल लो। तो 3 चीजें तो ये हो गई। एक और चीज आती है सर, आप अपने इंटरमीडिएट में इंड एएस नहीं पढ़ते हो, एएस पढ़ते हो, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ते, पर आप इंड एएस जब पढ़ोगे ना तो वहां पे एक और स्टेटमेंट आता है जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जिसको प्यार से हम, वैसे तो बुलाते नहीं है प्यार से, हमको बड़ा प्यार है नहीं ये वाले स्टेटमेंट से, पर इसको हम प्यार से बोलते हैं सोकी। सोकी मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सर फिर से बोलो आप, क्या है सोकी मतलब? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। मतलब सर आपका इक्विटी जो होता है, आपको पता है ना, असेट, लायबिलिटी और इक्विटी आता है। तो जो इक्विटी आता है वो पिछले साल से इस साल चेंज हुआ होगा, तो उसमें जो भी चेंजेस हुए ना उसका स्टेटमेंट बनाओ। तो आप एक बनाते हो सोकी, तो ये जो सोकी है ना ये भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनता है। और सर इन सबके साथ आप कुछ नोट्स एनेक्स करते हो, आप कुछ नोट्स एनेक्स करते हो। एनेक्स मतलब अटैच करते हो। आपको पता है पीएनएल के साथ नोट्स आता है, बैलेंस शीट के साथ नोट्स आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ नोट्स आता है, सोकी के साथ भी नोट्स आता है। ये सारे नोट्स भी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही इंटीग्रल पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही इंटीग्रल पार्ट है, और इसको हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन कहां दिया हुआ है बोलो? 2 क्लॉज 40, बस इतना ही है, कुछ एक्सेप्शन है मैं बताऊंगा, पर 2 क्लॉज 40 में दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है 5 चीजें। सबसे पहला बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो। बैलेंस शीट की जगह क्या आता है? सॉरी, पीएनएल की जगह क्या आता है कभी कभी? इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। चौथा हो गया आपका इंडेक्स वाला सोकी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और 5वां, उसके अलावा जितने भी नोट्स है ना, नोट्स अनेक्स्ड टू द अबव स्टेटमेंट्स विल बी अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझे क्या सर? लेकिन राजा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है
ये हमने बोला यार कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, हर कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने बोलेंगे ना मजा नहीं आएगा, कुछ कंपनीज को हमको एक्सेप्शन देना पड़ेगा। देखो बैलेंस शीट और पीएनएल तो बनाना ही पड़ेगा भाई, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमने बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट के ना कुछ हम एक्सेप्शन देंगे। सर एक्सेप्शन क्या होता है? सर एक्सेप्शन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शन? किसके मजे ले बताओ पहले, अक्षत गुप्ता के मजे लेते चलो। सर व्हाट इज एक्सेप्शन? सर एक्सेप्शन का मतलब होता है कि आप लोगों से परे हो। मतलब क्या? मैंने बोला टू ऑल द बॉयज इन द क्लास एक्सेप्ट अक्षत, मैंने बोला टू ऑल द बॉयज इन द क्लास एक्सेप्ट अक्षत। एक्सेप्शन मतलब क्या? मैंने बोला भैया देख वैसे तो वो अक्षत बॉयज में आता है ना, होगा अज्यूम करो, ठीक है, वैसे तो अक्षत बॉयज में आता है, पर मैंने एक्सेप्शन डाल दिया, मतलब मैंने उसको हटा दिया। तो मैंने बोला वैसे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट सबको बनाना पड़ेगा, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है सर? लिखो। सबसे पहला आपका 1% कंपनी, हमने बोला ओपीसी, दूसरा स्मॉल कंपनी, तीसरा डोरमेंट कंपनी, और चौथा अ प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप। आपको कैसे पता जिष्णु? सर समझे क्या? सर क्या कहा मैंने ये कहा कि आपका जो डेफिनेशन है इसमें स्मॉल कंपनी सीएफएस 4 कंपनीज को अप्लाई नहीं होगा, मतलब इन 4 कंपनीज के लिए सीएफएस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पहला 1% कंपनी, 1% कंपनी मतलब एक कंपनी जिसमें एक ही मेंबर है, आगे चल के कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे। स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी के बारे में थोड़ी देर में पढ़ेंगे। डोरमेंट कंपनी, सर डोरमेंट कंपनी क्या होता है? आज पहली बार बताऊंगा, आपके सिलेबस में नहीं है, पहली और आखिरी बार बताऊंगा, लेकिन आपके लिए पता होना चाहिए डोरमेंट कंपनी क्या होता है। डोरमेंट कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी, अब एक बात ध्यान से सुनना, मैं पुणे आ रखा हूं, पुणे में मेरे को ना 5 साल बाद एक बिजनेस शुरू करनी है। मेरे को पता है मेरे मन में एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, तुमको बताऊंगा नहीं, तुम चोरी कर लोगे। बिजनेस आइडिया है, मेरे को पता है मैं बहुत बढ़िया बिजनेस 5 साल बाद शुरू करूंगा। सर उस बिजनेस के लिए ना मेरे को पता है मेरे को बहुत बड़ी जमीन लगेगी, बहुत बड़ा लैंड लगेगा। अब सर वो जो लैंड मेरे को खरीदना है वो मैं आज से 5 साल बाद खरीदूंगा, पर मेरे को पता है 5 साल बाद वो फालतू का महंगा हो जाएगा। और मेरे को पता है आज मेरे पास पैसे हैं वो जमीन खरीदने के लिए, आज मेरे पास पैसे हैं, मैं वो जमीन खरीद सकता हूं। तो अगर मैंने डिसाइड किया कि मैं वो लैंड खरीदूंगा, तो मैंने सोचा यार आज ही खरीद के डाल देते हैं ना, 5 साल में अच्छा ग्रोथ भी मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा एक कंपनी बना लेता हूं और कंपनी बना के वो जमीन खरीद लूंगा। पर उसमें एक प्रॉब्लम आई, मैंने बोला कंपनी बना के जमीन खरीद तो लूंगा, लेकिन यार ये इंडिया है, यहाँ पे कंपनी बना दिए ना इतनी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, इतनी सारी प्रोसीजर्स होते हैं, इतना सारा कंप्लायंसेस होता है कि मैं मर जाऊंगा कंप्लायंसेस करते करते। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, लॉ ने बोला सुन भाई तेरे को एक ऑप्शन देता हूं, तू एक कंपनी बना, उस कंपनी के नाम पे वो लैंड खरीद ले, और लैंड खरीदने के बाद ना तू अप्लाई कर दे, तू अप्लाई कर दे सरकार को, और सरकार को बोल कि सरकार मेरे को ना डोरमेंट कंपनी करार कर दो। डोरमेंट कंपनी मतलब क्या? मेरी कंपनी एग्जिस्टेंस में है, कुछ असेट होल्ड करती है, लेकिन अभी धंधा नहीं कर रही है, धंधा बाद में करेगी, धंधा अभी नहीं कर रही है, धंधा बाद में करेगी। तो तुम इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपने सरकार को अप्लाई करोगे तो गवर्नमेंट जो है वो आपको अप्रूवल दे देगा और आप एक डोरमेंट कंपनी बन जाओगे। और अगर आप एक डोरमेंट कंपनी बन गए ना, मतलब आपके पास कुछ असेट्स हैं, आपकी शेयर कैपिटल है, पर आपके पास कोई बिजनेस अभी एज सच नहीं है, तो उस केस में आप डोरमेंट कंपनी बन गए। तो भाई जब बिजनेस ही नहीं है तो काहे का कैश फ्लो? पर पीएनएल बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। क्या बनाओगे सर? 0-0। पीएनएल बैलेंस शीट 0-0 का बना लेना, पर आप डोरमेंट कंपनी हो ना, तो कैश फ्लो आपके लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, कोई टेंशन मत लो। और चौथा कौन सी होगी सर? प्राइवेट कंपनी। हर प्राइवेट कंपनी को एक्सेप्शन नहीं दिया, सिर्फ उन प्राइवेट कंपनी को दिया जो अपने आप को एज अ स्टार्टअप रजिस्टर करवाते हैं। सर एज अ स्टार्टअप मतलब क्या? आपको पता होगा कि पिछले 7 साल से या 8 साल से मोदी जी ने बहुत ज्यादा स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट किया है। मोदी जी हैज एक्चुअली प्रमोटेड स्टार्टअप कल्चर अ लॉट इन इंडिया। तो स्टार्टअप को प्रमोट करने की वजह से इन्होंने क्या बोला, कोई भी कंपनी, अगर मान लो मेरे को अपनी कंपनी में कुछ नया, कुछ इनोवेटिव करना है,
कुछ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सरकार को अप्लाई करूंगा और मैं बोलूंगा मेरे को स्टार्टअप करार कर दो, मेरे को स्टार्टअप डिक्लेयर कर दो। तो अगर सरकार मेरे को स्टार्टअप डिक्लेयर कर देगी ना, आई विल बी अ प्राइवेट कंपनी विच इज रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप एंड हेंस आई विल गेट एग्जेम्पशन फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट। मेरे को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ेगा। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? हाँ सर, ये पूरा का पूरा डेफिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। पढ़ो, फिर एक सवाल पूछूंगा, गलत जवाब दोगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पक्का गलत जवाब दोगे, लगा लो शर्त। सर सर सुनोगे? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें आती है। बैलेंस शीट, बोलो मेरे साथ, एक बार बोलो, एक बार तो अपने मुंह से, जुबा केसरी, वहीं बैठे बैठे एक बार बोलो तो सही, एक बार ही तो बोलो। क्या बोला मैंने? बैलेंस शीट, पीएनएल, पीएनएल नहीं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और पांचवा नोट्स annexed to the above statement। ये पांचों आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाएगा। बट 4 कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहला 1% कंपनी, दूसरा स्मॉल कंपनी, तीसरा डोरमेंट कंपनी, चौथा प्राइवेट कंपनी विच इज रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप, विच इज रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप। अब सर यहाँ पे आगे एक चीज छोटी सी लिखी है कि भैया ये जो एक्सेप्शन है ना, सर ये एक्सेप्शन जो है, हम यहाँ पे एक्सेप्शन देके फायदा कर रहे हैं तुम्हारा कि तुम पे बर्डन बढ़ा रहे हैं? ये वाले एक्सेप्शन से हम तुम्हारा फायदा कर रहे हैं कि बर्डन बढ़ा रहे हैं? हम तुम्हारा फायदा कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं एक चीज कम करो, कैश फ्लो स्टेटमेंट मत बनाओ, पर ये फायदा हम तुमको दे रहे हैं ना, तो बदले में हमारा एक काम कर देना, सेक्शन 92 का और सेक्शन 137 का कंप्लायंस जरूर कर लेना। सर ये 2 सेक्शन आपको बार बार आएंगे आपकी जिंदगी में, सेक्शन 92 और 137 का कंप्लायंस जरूर कर लेना। सर क्या है सेक्शन 92? आगे चल के आप पढ़ोगे, सेक्शन 92 में आता है एनुअल रिटर्न और सेक्शन 137 में आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये 2 चीजें हैं जो आपको सरकार को जमा करनी होती है हर साल। मतलब मैं अगर एक कंपनी हूं ना, तो मेरे को हर साल अपना एनुअल रिटर्न, हर साल ही है ना इसलिए तो एनुअल रिटर्न लिखा है, हर साल अपना एनुअल रिटर्न और हर साल अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके सरकार को जमा करना पड़ता है। अगर मैंने ढंग से जमा कर दिया तो मैंने सेक्शन 92 और 137 का कंप्लायंस कर लिया। अगर वो कंप्लाई कर रहा हूं ना, तो ही मेरे को ये एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है सर। आप अगर कंप्लायंस, आप अगर बेनिफिट चाहते हो तो आप थोड़ा सा कंप्लायंस कर लो। बेनिफिट ये है सीएफएस नहीं बनाना पड़ेगा, कंप्लायंस ये करना पड़ेगा कि सेक्शन 92 में एनुअल रिटर्न और सेक्शन 137 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप सरकार को जमा कर दो। तो सर ये 2 सेक्शन याद कर लो, 92 और 137। 92 और 137 बच्चे एग्जाम में बहुत कंफ्यूज होते हैं, जो रट्टा मार के जाते हैं ना, वो 97 और 132 लिखाते हैं। अरे भाई कैसी हरकतें कर रहा, सेक्शन हिल जाने से पूरा प्रोविजन ही हिल जाता है। आपको सेक्शन 92 और 137 का ध्यान रखना पड़ेगा, समझे क्या? और बाकी जब हम उस सेक्शन में आएंगे तब मैं आपको इसका रेफरेंस करवा दूंगा, टेंशन मत लो। अब सर मेरा सवाल, राम और श्याम 2 दोस्त थे, एक था राम लिमिटेड, एक था श्याम ओपीसी लिमिटेड। ओपीसी लिमिटेड मतलब 1% कंपनी बना रखा था। सर राम ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जिसमें सीएफएस बनाया, श्याम ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जिसमें देखा देखी में उसने भी सीएफएस बना दिया। क्या श्याम ने सही किया है कि गलत? राम ने सीएफएस बनाया, श्याम ने उसके देखा देखी में खुद ने भी सीएफएस बना दिया, तो श्याम ने सही किया है कि गलत? बताओ जल्दी। ठीक है भाई शुभम भाई। समझे? बताओ ना सर, राम ने सही किया है कि श्याम ने सही किया है कि गलत? दी आंसर इज श्याम ने गलत कुछ नहीं किया है। सर आपके लिए सीएफएस बनाना ऑप्शनल है, आपने बना लिया तो इसमें गलत क्या है? आपके लिए सीएफएस बनाना ऑप्शन है। हमने ये थोड़ी बोला खबरदार तूने सीएफएस बनाया, हमने बोला सीएफएस बनाना तेरे लिए जरूरी नहीं है, तूने बना लिया तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने बना लिया तो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने तुमको ऐसा कोई मना नहीं किया, हमने तुमको प्रोहिबिट नहीं किया है, हमने तो तुमको एक फायदा दिया था
कि नहीं बनाना है तो मत बना, तूने बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझे क्या सर? इतनी सी बात है, ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन है। अगर आप अपने समरी नोट्स में आओगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन दिखेगा आपको 2 क्लॉज 40 में, जिसके बाजू में आपको ये भी दिख जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, सर ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मतलब और भी कुछ आना चाहे तो आ सकता है। सर कैसे पता क्या आएगा? और अरे आगे चल के मान लो इन्होंने कोई और स्टेटमेंट बनाया तो वो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट ये लोग मान सकते हैं। सर क्या लिखा है? पहला बैलेंस शीट, दूसरा पीएनएल अकाउंट, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, पांचवा एक्सप्लेनेटरी नोट। क्या नोट? एक्सप्लेनेटरी नोट। और सर ये पांचों में एक्सेप्शन ये है कि सीएफएस की बात अगर करो, ओपीसी स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और स्टार्टअप वाली प्राइवेट कंपनी में नॉट इंक्लूड सीएफएस, नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा, दे में नॉट इंक्लूड सीएफएस ऐसा लिखा हुआ है। सर समझे क्या? अगर समझ गए तो आ जाओ अगले डेफिनेशन पे, 2 क्लॉज 41। सर मेरे को बताओ 2 क्लॉज 41 में फाइनेंशियल ईयर डिफाइंड है, मेरे को बताओ फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? सर बहुत सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल 2023 ले लो या 2024 ले लो से लेके 31 मार्च 2025, ये आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया 1 अप्रैल 2024 से लेके 25 तक। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो, सर अगर मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 30 जून 2024 को, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? अगर मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 30 दिसंबर 2024 को, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? और अगर मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1 जनवरी 2024 को, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? ध्यान से लिखना, मजाक नहीं, तीनों लिखो, सही से लिखो पर ध्यान से लिखना। सर ध्यान से लिखना एकदम देख के। सर 30 जून वाला क्या रहेगा? 30 जून वाला रहेगा 31 मार्च 2025। 30 दिसंबर वाला भी क्या रहेगा? सर हमेशा फाइनेंशियल ईयर अगले साल खत्म होता है, तो यहां पे रहेगा 31 मार्च 2025। लेकिन सर अगर आप 1 जनवरी वाली बात करो तो इसका 31 2024 के बाद रहेगा 31 मार्च 2025। यहां पे भी 2025 आएगा, अगले साल खत्म होता है। एक चीज याद रखना, फाइनेंशियल ईयर हमेशा अगले साल खत्म होता है। अगर अगर इस साल के 31 दिसंबर के पहले अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, तो आपका आने वाले 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। आने वाले 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर 31 दिसंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, तो फिर भैया वो इस साल नहीं, अगले साल के 31 मार्च को खत्म होगा। मतलब अगर इस साल के 31 दिसंबर के पहले हो गया तो अगले साल के 31 मार्च में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर 31 दिसंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुआ है, मतलब 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 1 फरवरी, 1 मार्च, ऐसे कभी इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो वो अगले साल के 31 मार्च को क्या होगा? आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। अरे मेरी बात समझे क्या? ठीक है सर। अभी मेरे को एक बात बताओ सर, कभी कभी क्या होता है, कंपनीज इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई होती है, कभी कभी इंडिया के बाहर की इनकॉर्पोरेट है। मतलब एक टेस्ला आईएनसी करके कंपनी है जो यूएस की कंपनी है, और उसकी इंडिया में एक सब्सिडरी है टेस्ला लिमिटेड। टेस्ला लिमिटेड। अब सर आपको पता है ये सब्सिडरी कंपनी है, और आपको पता है ये सब्सिडरी कंपनी का जो बुक्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये जाके कंसोलिडेट होता है कहां पे? टेस्ला आईएनसी में। सब्सिडरी कंपनी का जाके क्या होता है? कंसोलिडेट होता है टेस्ला आईएनसी में। अब मेरे को एक बात बताओ, टेस्ला आई लिमिटेड जो है ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता है 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025। लेकिन अगर आप टेस्ला आईएनसी की बात करो तो ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता है 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024। आपको पता है कि बाहर कैलेंडर ईयर ही पूरा साल होता है, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर अलग होता है, पर बाहर कैलेंडर ईयर ही पूरा साल होता है। कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर, फिर आप 1 अप्रैल नहीं देखते, फिर आप 1 जनवरी देखते हो। अब सर एक बात बताओ, एक फाइनेंशियल ईयर इस चीज का बना है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन साल का बना है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस साल का बना है, आप उसको कंसोलिडेट कैसे करोगे? आप नहीं कर पाओगे ना कंसोलिडेशन, आपको कंसोलिडेशन में चैलेंजेस आएंगे ना।
हाँ सर, क्यों? क्योंकि सर एक कंपनी है जो इंडिया के बाहर की है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, और मैं उसकी सब्सिडरी हूं, तो कंसोलिडेशन में प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा साल अलग अलग है। तो सर हमको एक ऑप्शन दिया गया, अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो टेस्ला लिमिटेड तू चले जा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मांग कि हम यानी कि टेस्ला लिमिटेड, हम एक दूसरा फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना चाहते हैं। हम ये नॉर्मल रेगुलर फाइनेंशियल ईयर नहीं, हम दूसरा फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना चाहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन, फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। और तुम्हारी बात सुनकर के अगर सीजी को सही लगा तो सीजी आपको अलाउ भी कर देगा कि चल भाई, माना तू इंडियन कंपनी है, माना तू इंडिया की कंपनी है, फिर भी तेरे को क्या करना पड़ेगा, तेरे को एक दूसरा फाइनेंशियल ईयर तू फॉलो कर सकता है। सर आपको पता है इंडिया में एक्चुअल में ऐसा होता है। मैंने एक कंपनी की ऑडिट करी थी, उस कंपनी का नाम था वॉलम शिप मैनेजमेंट लिमिटेड। वॉलम शिप मैनेजमेंट लिमिटेड करके इंडिया की कंपनी थी, पर क्योंकि उसका यूएस में हेड सब होल्डिंग कंपनी था, इसलिए कंसोलिडेशन के लिए ना ये वॉलम शिप मैनेजमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई किया और अप्लाई करके अप्रूवल लिया कि हमारा फाइनेंशियल ईयर ये नहीं होगा, हमारा फाइनेंशियल ईयर भी कैलेंडर ईयर की तरह होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। पर सर मेरे को एक बात बताओ, अगर दूसरा केस होता, टेस्ला लिमिटेड होल्डिंग है किसकी, टेस्ला आईएनसी की, जो कहां पे है, यूएस में। अब सर आपको पता है ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता है, ये कैलेंडर ईयर फॉलो करता है। ये बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी है, पेरेंट कंपनी है। ये छोटी है, ये पापा है ये बेटा है, ये पापा है ये बेटा है। अब मेरे को बताओ सर, ये कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर कंसोलिडेट तो नहीं हो सकता। अब टेस्ला लिमिटेड गया, सुनना ध्यान से, गलत जवाब दोगे पक्का बता दे रहा हूं, लगा लो शर्त, तुम फिर से लगा लो, 200 300 100 रुपए की लगा लो शर्त, लगा लो, ठीक है। सर टेस्ला लिमिटेड गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और बोला सुनो भैया, कंसोलिडेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला, टेस्ला ने बोला, क्या बोला सुनो, कि सर मेरी एक कंपनी है सब्सिडरी जो यूएस में है, उसका ना साल कैलेंडर ईयर होता है, मेरा साल फाइनेंशियल ईयर होता है, मैं कंसोलिडेट नहीं कर पाता हूं। कंसोलिडेट करने के लिए ना मेरे फाइनेंशियल ईयर को 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर कर दो, मतलब कैलेंडर ईयर कर दो, प्लीज मेरे को अप्रूवल दे दो। क्या सीजी अप्रूवल देगी? क्या सीजी अप्रूवल देगी? The answer is yes. The answer is yes. सर आप होल्डिंग हो, आप सब्सिडरी हो, आप एसोसिएट हो, इनसे फर्क नहीं पड़ता। आपने ये सोचा कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटा चेंज करेगा, बड़ा क्यों चेंज करेगा? अरे पर मेरी बात सुनो, अगर ऐसे ही इसके 100 और सब्सिडरी होते यूएस में, ऐसे ही इसके 100 और सब्सिडरी यूएस में होते, तो 100 के 100 सब्सिडरी का थोड़ी बदलता। उससे अच्छा तो अपना बदल देगा ना, उससे अच्छा तो अपना फाइनेंशियल ईयर बदल देगा ना। तो इसलिए ईगो मत रखना भाई कि मैं क्यों चेंज करूं, मैं तो होल्डिंग हूं, तू जाके कैलेंडर ईयर चेंज करवा। नहीं भाई, तुम्हारी, अगर तुम किसी के होल्डिंग हो या किसी के सब्सिडरी हो और वो जो कंपनी है वो इंडिया के बाहर की कंपनी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके आप अपने फाइनेंशियल ईयर को चेंज करवा सकते हो। और एक बात बोलूं क्या, एक बात बोलूं क्या, इतना चेंज करवा सकते हो, इतना चेंज करवा सकते हो कि जो फाइनेंशियल ईयर आपने डिसाइड किया ना, वो 1 साल से भी कम है तो भी चल जाएगा। मतलब आपने बोला सर मेरा फाइनेंशियल ईयर जो रहेगा ना वो कैसे चलेगा पता है, 1 जनवरी 2024 से 30 सितंबर 2024, फिर उसके बाद 30 सितंबर 2024 से 9 महीना, फिर 9 महीना 9 महीना करके चलेगा। तो बोला ठीक है, 9 महीने का तेरे को फाइनेंशियल, तेरे को 9 महीने का साल बनाना है, तू बना ले अगर सीजी अप्रूव करेगा तो, ठीक है, समझे सर? हाँ जी। अब पढ़ो सर ये पैरा। फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या होता है, जो भी साल 31 मार्च को खत्म हो जाए उसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और अगर मान लो आप अगर 1 जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेट हुए हो तो अगले साल के 31 मार्च। मतलब आपको दूसरे तरीके से अगर बोलूं तो आपका फाइनेंशियल ईयर मिनिमम 3 मंथ्स का हो सकता है और मैक्सिमम 15 मंथ्स का। कैसे मिनिमम 3 मंथ्स का? कैसे सर? अगर आप 31 दिसंबर को इनकॉर्पोरेट हुए हो 2024, तो वहां से 31 मार्च 2025, ये आपका 3 महीना हो गया। और मैक्सिमम 15 महीना कैसे? अगर आप 1 जनवरी को इनकॉर्पोरेट हुए 2024, तो आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2025, तो मैक्सिमम 15 महीने का हो सकता है। ये बस इंटरप्रिटेशन है सर, लॉ में नहीं लिखा है। उसके बाद फिर क्या लिखा है, अगर आप एक कंपनी हो जो होल्डिंग है या सब्सिडरी है या एसोसिएट है
ऑफ अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर एक कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है उसके अगर आप होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट हो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करके आप किसी और पीरियड को अपना फाइनेंशियल ईयर बना सकते हो। यू कैन रिक्वेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अलाउ एनी अदर पीरियड एज योर फाइनेंशियल ईयर, और इस तरीके से आपका फाइनेंशियल ईयर बन जाएगा। सर आपको मेरी बात समझ में आई क्या? बहुत बेसिक सा डेफिनेशन है, पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ये भी पूछा गया है। तो अच्छी बात ये है कि क्वेश्चन नंबर का रेफरेंस देख के तुम्हारा ध्यान थोड़ा बढ़ जाएगा कि भाई अगर मैं समरी नोट से पढ़ रहा हूं और समरी नोट से पढ़ते वक्त मेरे को ये दिख गया कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो मैं फोकस बढ़ा दूंगा, और अगर मैंने फोकस बढ़ा दिया और मैंने ढंग से पढ़ा तो फिर क्वेश्चन बैंक पढ़ने की जरूरत नहीं बचेगी, फिर क्वेश्चन बैंक पढ़ने की जरूरत नहीं बचेगी। तुमको मेरी बात समझ में आई क्या? सर आर यू विथ मी? एम आई ऑडिबल? आर यू विथ मी? यस और नो बताओ, आर यू विथ मी? ठीक है, चलो एक 5 मिनट का ब्रेक लो, सिर्फ 5 मिनट का। 11:35 से मैं वापस कंटिन्यू करूंगा। मेरे को आपको गवर्नमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, लिस्टेड कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है लिस्टेड कंपनी, ओपीसी और एक दो और छोटे डेफिनेशंस बता करके ये चैप्टर आज खत्म कर देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, चैप्टर खत्म नहीं होगा, मतलब आधे डेफिनेशंस हो जाएंगे, बाकी आधे डेफिनेशंस अपन आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर आएगा वैसे वैसे अपन डेफिनेशन करेंगे। जैसे शेयर का डेफिनेशन है, तो शेयर का डेफिनेशन आज क्यों समझे भाई? जब चैप्टर 4 में शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर करेंगे तब शेयर का डेफिनेशन समझ लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल 5 मिनट का ब्रेक लो, 11:35 से कंटिन्यू करेंगे। जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे, आपका अगला लेक्चर में शुरू हो जाएगा। ठीक है।